बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आप। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद है आप सब लोग भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे अपने आप को आज देखें, अपने अंदर भी गौर करें और गौर करें कि ये साल जो गुजर रहा है ये कैसा रहा आपका, इसमें क्या आपसे गलतियां हुई, क्या आपने अच्छाइयाँ की, क्या भले काम किए, क्या बुरे काम किए, सबका एक जायजा जरूर लेना चाहिए। मैं ख्याल में साल के आखिर में ये बहुत जरूरी है ताकि अगला साल जो है ना वो एक दानिशमंदी के साथ गुजारने का आदमी अहद करे और करे कि मुझसे जो गलतियां हुई हैं मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ये मैं तो कहता हूँ कि एक अहद जो है ना वो ये होना चाहिए कि मैं अगले साल के आगाज से एक डायरी लिखनी शुरू करूंगा रोज की बस के ऊपर, रोज के हवाले से। उसका फ़ायदा बड़ा होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि दिन के आखिर में आपको कम से कम ये अंदाज़ा होता है कि मैं जो काम मैंने किए हैं उसकी याददाश्त भी रह जाती है, बिल्कुल ठीक, और एक लिखने की प्रैक्टिस भी है आपकी और ज़हन भी आपका तरोताज़ा रहता है। इंडिविजुअल लेवल पर तो मेरे ख्याल में हम सबको सोचना चाहिए कि हमने इस साल अपने साथ क्या किया और ऑब्वियसली अपने लिए क्या किया और अपने इर्द गिर्द जो मौजूद लोग हैं उनका भला किया नहीं किया और हमने आइंदा आने वाले साल को किस तरह से बेहतर बनाना है। बट अगर हम ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए ये साल देखें, सो हमने देखा कोविड जब ये साल स्टार्ट हुआ तो तब भी कोविड का बहुत ज़्यादा जोर था, बट बीच में आके थोड़ी सी नरमी आई। बट फिर अब हम देख रहे हैं जो ओमिक्रॉन, और ये कहा जा रहा है कि जो अगला साल भी स्टार्ट हो रहा है, खुदा न ख्वास्ता ये जो वायरस है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सो इस पर अब हमने बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है। जो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए, ओवरऑल पूरी दुनिया की मईशत देखें वो बहुत ज़्यादा मुतासर थी और मुतासर कोविड की वजह से थी। और इवन पाकिस्तान में भी हमने बहुत से मसाइल देखे, मुआशी बदहाली बहुत ज़्यादा देखी। और अगर हम पाकिस्तान का जिक्र करें तो हमने यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा देखा। बट इसी साल हमसे कुछ हमारे बड़े करीबी लोग, हमारे मुल्क के दानिश्वर, हमारे मुल्क के मुसन्निफ, अदाकाराएँ कुछ हमसे बिछड़ गई। तो वो भी एक अफसोसनाक चीज़ थी। बट हर एक जो इस दुनिया पे जो आया उसको जाना भी है। बट एनीवेज इसी के साथ साथ हम अपने लेवल पर अब हमने ये देखना है कि हमने अपने लिए आने वाला साल किस अंदाज में बेहतर बनाना है। इवन अपने मुल्क के लिए क्या करें ऐसा कि हम मुल्क की तामीर और तरक्की में समहाउ अपना जो रोल है वो भी प्ले कर सकें। हरमीत का रुख कर लें, अकेले बोली जा रहे हैं, मुझे शामिल नहीं कर रहे। हरमीत, क्या हाल चाल है तुम्हारा और तुम्हारा नए साल का अहद क्या होगा? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रऊफ साहब, रोमा, आप दोनों की जानिब से जो पहला मैसेज है बड़ा कमाल का था कि भैया जो कोताहियां, जो गलतियां हमने की हैं माजी में, जो गुजरा साल अब गुजर रहा है बल्कि कुछ, और अगर आने वाला जो साल है इसमें वो कोताहियां, वो गलतियां हम ना दोहराएं बल्कि आगे एक पॉजिटिव वे से हम आगे बढ़े। और जिस तरह आपने बात की, काउंट डाउन होना चाहिए अपने बारे में कि भैया कौन सी गलतियां हुई, क्या गलतियां हुई, क्या मैंने अच्छा काम किया, कौन से बुरे काम किए, ताकि मैं मजीद अच्छे कामों को मजीद परवान चढ़ाऊं और जो बुरे काम है उनसे जान छुड़ाऊं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज आप दोनों की जानिब से। बहरहाल मैं समझता हूँ कि आने वाला जो साल है हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर साल साबित हो इंशाल्लाह। दुआ कम से कम हमारी यही है कि आइंदा आने वाला साल जो है वो बेहतर साल हो। अब खास तौर पर ऐसे में जैसे रोमन ने अभी जिक्र किया कि यहाँ पे ओमिक्रॉन जो है वो बहुत बड़ा है, उसके बहुत मसाइल पैदा हुए में है, उसकी दुनिया भर में जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बढ़ने का पाकिस्तान अभी तक काफ़ी हद तक महफूज है। इसमें 80 के करीब केसेस फिर भी जो है वो अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। हमें उससे बचना है। इस साल भी मेरे ख्याल में हमें इस बात के बारे में ज़रूर सोचना है कि अगर हमने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया तो अगले साल में सबसे पहला काम हमें यही करना है। मैं सिर्फ एक बात कहूँ कि WHO के जो हेड हैं उनका एक बयान है कि ये जो कोरोना है ये अब अगले कई साल इंसानों के साथ रहना है, किसी ना किसी शक्ल में इसने आना है सामने। इसका कोई ना कोई नया वेरिएंट जो है वो सामने आएगा, बदल के पर आना जरूर है। और ये कहते हैं ना कि हमें कोविड को अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, हमें इसी के साथ जीना है और हमने इसी के साथ ही अब अपना जो लाइफस्टाइल है उसको तरतीब देना है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हो अब ये नया वेरिएंट आ गया, ये खतरनाक है, नहीं है, ये लोगों में तेजी से स्प्रेड हो रहा है, नहीं। हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। हिफाजत में SOPs के साथ साथ वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं
जिन्होंने खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया, और मोस्टली लोग उनमें से ऐसे हैं जो जाली सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं, और पता नहीं उनके माइंड में ऐसी क्या कंफ्यूजन है कि वो करवा ही नहीं रहे खुद को वैक्सीनेट, जबकि उनके लिए बहुत जरूरी है। एक बात मैं ये भी बता दूं, NCOC की तरफ से ये खबर है कि पहली और दूसरी तारीख को वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं हमारे वर्कर्स ने पूरा साल बहुत मेहनत की है। और वाकई ये बात सही है, हम लोगों ने भी, मैंने भी सेंटर पे जाके रिपोर्ट भी बनाई थी जब मैंने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया, तो बिल्कुल। बड़ी मेहनत के साथ उन लोगों ने अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी है। NCOC की तरफ से ये रिपोर्ट भी है कि 46% लोग जो हैं उनको वैक्सीनेट किया जा चुका है, तो बहुत अच्छी मतलब ये है। लेकिन अभी भी 54% लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेट नहीं किया जा सका, तो उनको वैक्सीनेट अपने आप को करवाना है। रोमा ने जैसे कहा, अभी हरमीत भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग आपने कायम रखनी है, मास्क का इस्तेमाल दोबारा कर लें, बेहतर है आपके लिए, और अपने आप को बीमारी से बचाएं। अच्छा, ये जैसे अभी बात हो रही थी कि पिछला साल बहुत सी लोगों की यादें हमारे पास छोड़ गया है, हम उस सवाल से ही बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ ज्यादा। पहले रोमा से चल के आज का रन डाउन तो पूछ बिल्कुल, आज का रन डाउन बेसिकली, क्योंकि आज हमारा लास्ट शो है, आज मतलब इस पूरे साल का आज कह लें बिल्कुल आखिरी शो है, और अब हम आपसे मुलाकात करेंगे। आज फ्राइडे भी है ना, सो अब हमारी मुलाकात अपने व्यूअर्स के साथ होगी मंडे को, और तब तक हम 2022 में एंटर हो चुके होंगे। सो आज का पूरा जो रन डाउन है वो हमारा 2021 पर बेस करता है। हमारी क्रिकेट के लिए ये साल कैसा रहा, हमारी सियासत के लिए ये साल कैसा रहा, और कौन कौन से अनमोल हीरे इस साल हमसे बिछड़ गए। सो इसी को हम डिस्कस करेंगे, और प्लस जो डेली डोज है वो हमारा इस पर बेस कर रहा है कि हमारी कुछ वीडियोस और कुछ बातें हम शेयर करेंगे, क्योंकि इस साल बहुत सी चीजें वायरल हुई, बहुत सी वीडियोस वायरल हुई जिनको नेशनली और इंटरनेशनली बहुत से लोगों ने देखा। सो वीडियोस के बारे में भी थोड़ा सा शेयर करेंगे। सो हमारा आज का जो पूरा शो है वो साल 2021 इसमें एक्टिविटीज पर बेस कर रहा है। डेली डोज के साथ आगाज कर लेते हैं जनाब, और डेली डोज में सबसे पहले सर जरा नेशनल असेंबली के इजलास को जरा देख लें, बिकॉज इस इजलास को हुकूमत ने बड़ी मुश्किल के बाद उसको मतलब इसका इनेकाद किया गया, इस इजलास को तलब किया गया, IMF की शर्त थी, और कल मिनी बजट पर ये इजलास हुआ। अच्छा, इजलास से पहले हम भी कल डिस्कस कर रहे थे, अपेरेंटली ये सिचुएशन थी और लग ऐसे रहा था कि हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों की तो एटलीस्ट हिमायत हासिल शायद कर ले, बट ग्राउंड रियलिटी में मुश्किल लग रहा था, और इवन अगर हम देखें तो ऑपोजिशन की तरफ से भी हिमायत मुश्किल लग रही थी। बट कल के इजलास को अगर हम देखें तो ऐसा कोई तासुर नहीं मिला। आप क्या कहेंगे? हंगामा रही तो बहुत ही, बट तासुर ऐसा कोई नहीं मिला। मतलब सबसे पहली तो बात यह है कि जरदारी, बिलावल, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, शहबाज शरीफ, ये चारों इस बड़े मरहले पे असेंबली से गायब थे। इनको होना नहीं चाहिए था, चारों को होना चाहिए था, बहुत बड़ा मसला है। और वो जो अपोजिशन के बड़े नारे थे कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, तहलका मचा देंगे, सारे का सारा बोझ जो है वो परवेज अशरफ पे, और राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर, उनके ऊपर डाल दिया गया। वो बोझ उठा के, या ख्वाजा साहब जो सियालकोट वाले अपने ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोटी, वो मौजूद थे, तो वो तो तकरीरें करते रहे। लेकिन मेरा मतलब है वो जो बड़े लीडरों की वजह से एक आपके असेंबली के अंदर रौनक लगी होती है ना, और वो तकरीरें हम अंदाजा कर रहे थे कि वो ऐसी होंगी जो बहुत खूबसूरत तकरीरें होंगी। पता नहीं इन्होंने अपने आप को क्यों दूर रखा है। शायद ये बात इनकी समझ में आ गई हो कि हम सपोर्ट काफी हासिल नहीं कर पाएंगे, ये बिल तो मंजूर हो ही जाना है। हालांकि कल जो है अभी सारी वो सजेशंस आई हैं, बिल को पेश किया गया है, अभी मंजूरी का मरहला आना है, मतलब बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ साथ हमने मोस्टली जब भी ये इजलास होते हैं, ये इवन पार्लियामेंट का भी मुश्तरका इजलास होता है, हम बहुत ज्यादा धींगा मुश्ती देखते हैं, बड़ी हंगामा राई देखते हैं, और कल के इजलास से पहले भी एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, और वो हुआ, जैसा कि हम देखते हैं प्रीवियस इजलासों में भी होता आया है। और बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन जिसको हमने हमेशा कंडेम किया है, कल भी देखने में आई। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम मर्दों की आपस में हाथापाई भी देखते हैं, नारेबाजी भी देखते हैं। कल दो खवातीन एक दूसरे के आमने सामने, पीपल्स पार्टी की रुकन शगुफ्ता जमानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गजाला सैफी को थप्पड़ दे मारा, और फिर उन्होंने भी अपना रिएक्शन तो ऑब्वियसली देना था, जिसको मार पड़े तो फिर उसकी तरफ से एक रिएक्शन तो आता ही है। बट ये जो चीजें हैं इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत है, और बात अब मर्दों से भी आगे निकल के खवातीन की भी हाथापाई तक आ चुकी है। हरमीत तो इस्लामाबाद में मौजूद थे, शायद असेंबली में जाके आपने तमाशा देखा हो, या
शायद टीवी स्क्रीन पे ही देखा हो, लेकिन ये काफी जब भी देखते हैं कोई इजलास होता है इस किस्म का, और उमूमन जब भी मिनी बजट के हवाले से या कोई इस तरह कोई मुश्तरका लाअमल तय करना हो, तो हम यहाँ पे हमारे लिए अभी नॉर्मल हो चुका है कि पार्लियामान में क्या होगा, पार्लियामान का तकद्दुस की पामाली की जब ये बातें करते हैं, खुद ये क्या करते हैं वो सारी चीजें हम देखते हैं वहां पे जाके। कल भी ये सिचुएशन थी, और जिस तरह आपने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम नहीं होने देंगे, ये करने देंगे, कोई नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बड़ी टेंशन है कि भैया घबराना नहीं है, लेकिन वो भी घबरा के नहीं आए। अब ऐसे में अगर हम देखें तो कल जो वर्स्ट किस्म की सिचुएशन थी, ये हमने हमेशा देखी है कि कभी कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं होती कि जिससे कोई अच्छा सा रिजल्ट निकल आए, कोई अच्छी सी बात निकल आए, लेकिन हम अमूमन देखते हैं कि गालम गलोच और एक दूसरे पे थप्पड़ की बरसात करना या कुछ ऐसे जुमले कसना कि वो माहौल जो है बड़ा डिस्टर्ब रहता है। और इत्तेहादियों की रोमा ने बात की, तो इत्तेहादियों की तो मिसाल यही है कि नई नवेली दुल्हन की तरह हमेशा कोई ना कोई बात पे रूठ के जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो वो मायके चली जाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम यही होता है कि भैया मनमानी करनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तो किससे मिलते नहीं है, अब मिलने का मौका यही है कि अपने डिमांड सामने रखें और अपनी मनमानियां जो है वो मनवाए जाए। और ऐसे ही होता है, और अमूमन वो नाराज हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो फिर राजी हो जाते हैं। तो कल भी हमने ये सिचुएशन देखी। और जिस तरह पोजीशन हमेशा ये दावा करती है कि पास होने नहीं देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि अपोजिशन के अपने अरकान जो है वही गायब नजर आते हैं। लेकिन ये एक सिलसिला है जो बरसों से चला रहा है, और हम देखते जा रहे हैं, एक तमाशा है चलता जा रहा है। और लोग जो है, एक आम आदमी, एक बजट आता है और हर जो एक आम आदमी है वो और पिसता चला जा रहा है, गुर्बत की चक्की में पिसता चला जा रहा है। कोई उसके लिए कोई हल, क्योंकि इनके पास तो अगर आप देखें, इनके पास वो लग्जरीज गाड़ी है, जब आप पार्लियामान जाते हैं वहां पे देखते हैं गेट के बाहर इनके नौकर चाकर, फिर इनकी जो एक एंट्री होती है उस पर इनको अलग TADA मिलता है। तो इनको क्या परवाह है कि चीनी का भाव क्या है, टमाटर का भाव क्या है, ये तो आम आदमी से पूछे ना। इनको कोई परवाह नहीं चीजों से, जो होता है वही होता है। बस शुगल मेला अपने लीडर को दिखाने के लिए गालम गलोच और ये चीजें करते हैं कि मेरा लीडर जो टीवी के पे बैठा है वो मुझे देखे कि कितना ज्यादा शोर में मचा रहा हूं, मैं कितना ज्यादा मुखलिस हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ। यही ड्रामा है, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये इंतहाई, चलें ये तो तमाम बातें एक तरफ जो कि मसला है और अफसोसनाक सिचुएशन है, बट असल बात ये भी है कि इसको हम हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, और जब ऐवान में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर किस किस्म का बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, और लग नहीं रहा होता कि ये कोई मैनर्स इनको आते हैं, कोई पढ़े लिखे इंसान है। मतलब बड़ी ही अफसोसनाक सिचुएशन होती है जो हमने कल भी देखी और हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, और मेरे ख्याल में शायद हम आइंदा भी देखें। सिवाय इसके कि वो कुछ प्ले कार्ड उठाए हुए थे जो ऑपोजिशन के लोग हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ था महंगाई का तूफान इमरान खान, तो अब उससे या कुछ जाके शौकत तरीन साहब, अच्छा वो बड़ा मजेदार जेस्चर था, शौकत तरीन साहब के डेस्क के सामने नवीद कमर खास तौर पे नजर आ रहे हैं, जो बड़े गुस्से में उनको पता नहीं क्या कह रहे हैं, और शौकत तरीन साहब बड़े आराम से पीछे बैठे हुए एक हाथ सर पे, और वो बस यूं यूं कर रहे हैं, चलो 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 चलो, वो बोले नहीं कोई। साहब मैं एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा। इसी तरह तूफान हुआ करता था डेली, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो मैं गेट पे खड़ा रहा, मैंने कहा मैं आज इनसे पूछूंगा कि टमाटर का भाव क्या है। ऐसे में तकरीबन कई मुझे रुहेल असगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिले, तो बाहर आए, कहते सरदार साहब 6-7 MNA जो हैं, आप उनको पता है कि सरदार साहब ये सवाल करने वाले, तो वो अंदर बैठे, बाहर दूसरे गेट से कुछ लोग चले गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आटे का भाव क्या है, चीनी का भाव क्या है। तो ये महंगाई का ये शोर शराबा तो बहुत ये बनाते हैं, लेकिन इनसे पूछे कि क्या इस वक्त दूध किलो कितने का मिल रहा है, किलो दूध कितने का मिल रहा है, तो इनको कुछ पता नहीं होता। लेकिन अंदर जाके जो शोर शराबा है, बैनर्स है, फाड़ने, ये करना है, वो करना है, तो ये एक रिवायत बन चुकी है पार्लियामान की। पार्लियामान में ये पार्लियामानी अराकीन की है, और हम वो जो तमाशा है, वो जो मछली मंडी है, हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये सारी चीजें देखते हैं, हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि भैया हो क्या रहा है ये। चलें अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। हमने काफी डिस्कस कर लिया असेंबली के इजलास को, आगे बढ़ते हैं। और हमने देखा कि इस साल, जिस तरह से मैंने स्टार्ट में भी ये बात कही थी कि बहुत सी वीडियोस, बहुत सी खबरें वायरल हुई, वीडियोस एक्चुअली बहुत ज्यादा वायरल हुई। सो उसमें सबसे पहली अगर मैं वीडियो का जिक्र करना चाहूँ तो याद होगा आपको, मारूफ हमारी टिकटॉकर हैं हरीम शाह, जिनकी पहुंच में बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। उन्होंने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को एक थप्पड़ मारा था और वो वीडियो वायरल हो गई थी। और इस
को बहुत सारे व्यूज मिले थे, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि ओवरऑल दुनिया से, और इसके कुछ विजुअल्स भी हैं जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो वीडियो है, कुछ यादें आपके साथ 2021 की ताज़ा कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें हरीम शाह ने मुफ्ती साहब को थप्पड़ मारा था। हालांकि मतलब इसके बारे में क्या कहा जाए, मार दिया। और मुफ्ती साहब को ऐसे स्टंट से बड़ी खुशी मिलती है वैसे। अभी हाल ही में हरीम शाह जब एक वो डिजिटल शो बेसिकली जब वहां पर गई, सो उन्होंने, अगर आपको याद हो, शेख रशीद साहब को कॉल मिलाई, वो भी बड़ी वायरल हुई थी। हाँ, जो वीडियो थी और वो बात थी। सो इस तरह के हमारे यहाँ पर बहुत से वाकयात होते रहते हैं। वो नाशपाती के ऊपर उन्होंने वो भी कॉल मिलाई और वो कॉल पे आगे से जो खूब सुनाई उन्होंने, नहीं वो उनको जब पता लग गया ना ये वाला मामला है, उन्होंने कहा अभी तो सुनाना ही बनता है ताकि लोगों को पता लगे, मैंने और कोई बात नहीं की, बस लेकिन एक कमाल कैरेक्टर है हरीम शाह जो है ना, हमारे 21 का मुझे नहीं मालूम 20 में भी इसी तरह से वो इतनी पॉपुलर थी या नहीं होना शुरू हो गई थी। इनके साथ वो संदल खटक भी एक होती थी, अभी भी वो हैं, बट हरीम शाह जरा आजकल ज्यादा खबरों में रहती हैं। बट एनीवेज अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ, क्योंकि थप्पड़ मारने की बात हो रही है, सो हमारे यहाँ पर सियासतदान भी बहुत ज्यादा दबंग हैं। दो का तो हमने जिक्र कर लिया असेंबली के इजलास को लेकर, इसके अलावा भी बड़ी खवातीन हैं, बड़े हमारे मर्द हजरात हैं जो बड़े दबंग हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले आई गेस ये पुप्पो की बात करनी है, बट इससे पहले मैं थप्पड़ याद दिला रही हूँ। यस, अब सही पहुंचे, बट उससे पहले मैं ये बात करना चाह रही थी कि हमारे यहाँ पर जो सियासतदान है उनमें भी अंदाज पाया जाता है, मर्दों में भी पाया जाता है। और ये जो रिवायत थी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे ख्याल में ज़्यादा स्टार्ट हुई है, उन्होंने ज़रा इसको ज़्यादा इस पर ज़रा इम्प्लीमेंट कह लें किया है। फवाद चौधरी साहब ने 2-3 लोगों को थप्पड़ लगाए थे, बट अभी हम वाकई पुप्पो का जिक्र कर रहे हैं, फिरदौस आशिक आवान साहिबा का, जिन्होंने एक लाइव टीवी शो के दौरान अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब को थप्पड़ मार दिया, बड़ा टका के थप्पड़ मारा था। इसके भी कुछ विजुअल्स हैं, ये वीडियो अभी हम शेयर कर रहे हैं। ओ माय गॉड, फिर से मैं देख रही हूँ। अच्छा, और जो होस्ट साहब हैं वो बेचारे ऐसे खड़े हुए हैं और वो खामोश करवा रहे हैं। सही, अखाड़े में कुश्ती जैसे लड़ती है ना वैसे ही खड़ी है, और कमाल है भाई, इधर से मारा उधर से मारा। अच्छा, वो मार खाने वाला भी ऐसे करके मार खाई जा रहा है, बंदा तुम हाथ पकड़ लो। उसके बाद बाज़गश्त तो उसकी बहुत आती रही कि वो मंदोखेल ने भी कहा कि अगर औरत ना होती तो मैं देख लेता, मैं कोई जवाब भी देता, औरत होने के नाते मैं बोल नहीं सका। मुझे याद नहीं है मुफ्ती कवि ने क्या कहा होगा इसके हरीम शाह के थप्पड़ के जवाब में, लेकिन मंदोखेल साहब का कम से कम ये था कि वो बहुत बुरा मनाया था। मुफ्ती साहब ने थप्पड़ तो खा लिया, बट मुझे ऐसा लगता है ये वाली चीज शायद हरीम शाह की तरफ से मे बी प्री प्लान्ड हो, बिकॉज उनको जरा खबरों में रहने का शौक है और वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग भी ऐसे हैं, वो मसाला देखना, वो इस तरह की चीज़ें देखना, भले वो थोड़ी सब स्टैंडर्ड में ही आ रही हो, कंटेंट में आ रही हो, वो देखना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है वो हरीम शाह वाली जो चीज़ थी वो हरीम शाह की अपनी तरफ से कह लें कि वो प्री प्लान थी, क्योंकि वो देखें ना आप कैमरा किस तरह से फिक्स हुआ हुआ था। अच्छा, खैर एनीवेज काफ़ी टाइम हो गया, हमने और भी स्टोरीज शेयर करनी है। एक जो वीडियो वायरल हुई थी वो ये वीडियो वायरल हुई थी कि एक ट्रेन ड्राइवर ने दौरान सफ़र ट्रेन रुकवाई और उस दौरान उसने जाकर दही खरीदी थी, और ये भी वीडियो भी वायरल हुई थी। हमने इसको जरा क्रिटिसाइज भी बहुत किया था। ये भी मेरे ख्याल में 3-4 महीने पहले की बात थी। ये साहब है, ट्रेन रोक के दही खरीदने चले गए और दही खरीद के वापस आ रहे हैं ट्रेन के अंदर। ये काफी वायरल वैसे दही का जो ट्रेन का ड्राइवर है ये मेरी तरह दही का बड़ा शौकीन था भैया, कोई परवाह नहीं है क्या पीछे सवारियां बैठी हैं या मैंने रोकनी है, दही जरूर खरीदनी है। और हाँ, शुक्र है हरमीत ने ये काम नहीं किया। पसंद वो लेना जरूर है मैंने, पसंद तो हरमीत को बहुत है, बल्कि अक्सर हरमीत जब लाहौर आते हैं और यहाँ गेस्ट हाउस है हमारे अपने ऑफिस का, तो वहाँ स्टे होता है, तो हरमीत से मेरी आदत है लोगों से पूछने की क्या खाया क्या पिया। तो मैंने हरमीत से अक्सर पूछा ना, हरमीत आज क्या नाश्ता करके आया? वो कुलचा था और साथ दही थी, वो मलाई वाली दही थी, और मैंने फलान ड्राइवर को भेजा तो वो लेकर आया। सो ऐसा ना हो हरमीत कि किसी दिन आप भी दौरान शो कहें जरा 2 मिनट रोको ना, मैं भी दही लेकर आया। मैं शो रोक दूं हाँ कि भैया मैंने दही खानी है। अच्छा, मुझे एक चीज का अंदाजा था हरमीत के बारे में कि हरमीत को जो बहुत ज्यादा पसंद है, चूंकि जिस वक्त हम वो टूथपेस्ट का वो एक कर रहे थे ना
उसके प्रोग्राम मतलब उसके हवाले से बातें कर रहे थे। 2-3 दिन मुख्तलिफ औकात में जब किया ना तो हरमीत ने हमेशा कहा भैया आलू वाले पराठे खाए। तो मैंने कहा हरमीत को आलू वाले पराठे बहुत पसंद है। अच्छा, हरमीत को आलू वाले पराठे भी पसंद होंगे, लेकिन हरमीत को लोबिया बहुत पसंद है। बिकॉज ये जब लाहौर आया तो मैंने कहा मेरे घर आओ, हम खाना इकट्ठे खाएंगे। सो उस पर मैंने कहा क्या खाना है, सो मुझे मैं एक्सपेक्ट करी थी शायद ये टोटल वेजिटेरियन हो और शायद मीट ना खाता हो। सो इसने कहा नहीं मैं वो भी खा लूंगा, मैं जरा कौन सा वाला सिख हूँ या आपने कोई लफ्ज इसके लिए स्पेसिफिक इस्तेमाल किया तो वो मैं जरा अपने मुंह से इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, बट इसके साथ इसने कहा मैं लोबिया खाऊंगा और साथ वाइट प्लेन राइस। सो मुझे ये थोड़ा सा आइडिया, इसको ये चीजें बहुत पसंद है। खैर अच्छा, हम अब अपनी पसंद नापसंद लेकर बैठ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगली स्टोरी जनाब हमारे पास ये है कि जुनैद सफदर की एक वीडियो वायरल हुई थी, गाने की एक्चुअली वीडियो वायरल हुई थी। उसको याद ना करना तो फिर बड़ी ज्यादती होगी ना। और उसके बाद हमने देखा था एक रश पड़ा था लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर उसको देखने के लिए, लाइक करने के लिए, और भाई बहुत कमाल गाना गाया। निकाह पर उनके बेसिकली जब इनका ये लंदन में निकाह हुआ था तो इन्होंने ये गाना गाया था, क्या हुआ तेरा वादा, जो वो कसम वो इरादा। तो इसको बहुत लोगों ने पसंद किया था। हाँ, और अभी हमने देखा ये कुछ लाइक लास्ट मंथ की बात है जब इनकी शादी की प्रॉपर तकरीबात हो रही थी, इसमें भी बहुत सारे रंग हमने देखे। हमजा शहबाज शरीफ ने भी गाना गाया, इन्होंने खुद गाया, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा गाना सुनने के भी शौकीन है, इनफैक्ट गाना गाने के भी बहुत ज्यादा शौकीन है। सो मेरे ख्याल में ये जो जर्म्स इनके अंदर हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब सियासत में ना होते तो पूरी फैमिली बड़ी अच्छी गायकी के हवाले से बड़ा इनका वो तारुफ किया जाता था कि ये हमारे मियां साहब कमाल के ये गाते हैं। तो लेकिन अच्छा सा इनका, लेकिन आवाज जितनी भी है जिनकी भी आप देखें, मरीम नवाज साहब से लेके हमजा शहबाज तक और सबकी, शहबाज शरीफ साहब भी ट्राई करते रहते हैं, कराची में भी उन्होंने जब वो सीएम थे तब वो जाके उन्होंने भी गाना गाया था। और नवाज शरीफ साहब को तो बड़ा अच्छा लगता है, वो खुद भी गाते हैं और खुद सुनते हैं गजलें काफी सारी। तो मौसीकी की ये फैमिली जो है सारी बड़ी दिलदादा है और बड़े मजे के वीडियो इस बार जो वायरल हुई बड़ी कमाल की। बिल्कुल सर, आप कुछ कहना? मैं वो कह रहा था कि बाहर के मुल्कों में भी अगर देखा जाए ना, सदर, वजीर आजम वगैरह मुख्तलिफ तकरीबात में वो अपने फन का मुजाहरा जरूर करते हैं, तो इसमें कोई मुजाहरा भी नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब वगैरह या शहबाज शरीफ साहब या जुनैद सफदर या मरियम कोई भी, मतलब अगर साथ में कोई खुशी के मौके के ऊपर कोई गायकी का, और देखिए सर हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ भी तो होती है, पर्सनल लाइफ भी होती है, उसमें वो जो मर्जी करे। हमारे वैसे जो जलसों में देखा जाए तो मुझे याद पड़ता है शायद शहबाज शरीफ साहब ने सबसे ज्यादा गाने गाए हुए हैं, गाने भी, और वो मेरे क्या वो है वो शायरी बहुत खिलाए जाएंगे, वो कौन सा अच्छा, है? फैज साहब का, फैज साहब का वो बहुत ज्यादा फैज साहब को बहुत गाते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ, हाँ उन्होंने वो किया हुआ है। एग्जैक्ट उसका बिल्कुल स्टार्ट नहीं आ रहा, बीच तक पहुंच गई, बड़ी मशहूर है। बट एनीवेज, सो यही बात कि हर एक इंसान की ना पर्सनल लाइफ होती है। हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है, और जब उसमें से कोई वीडियो सामने आ जाती है लोग उसको पसंद भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। बल्कि हरमीत आप अग्री भी करेंगे, अभी रिसेंटली जो अलीज़ा शाह की वीडियो भी वायरल हुई है वो भी किसी ने मेरे ख्याल में छुप के ही बनाई हुई है, तो उसको भी लेकिन हर एक की एक पर्सनल लाइफ है, उसमें वो जो भी करे। तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पर्सनल लाइफ है, जो मर्जी करें, बट इनकी जब बातें फिर आम पब्लिक में आती है तो लोग पसंद करते हैं। अगला क्या है जी हमारे पास? नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास, वैसे ही इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों का, आप सेलिब्रिटीज के बारे में या आपका जो पॉलिटिशियन है, जब उनकी इस किस्म की वीडियोस आती है तो हमें पहले हैरानी इसलिए होती है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या इनकी जो लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है, वो सोचते भी अलग है, खाते पीते भी अलग है, क्या वो मौसीकी क्या सुनते हैं या गाते भी हैं, ये कई सारे सवाल एक आम आदमी के जहन में होते हैं। जब वीडियो आती है तो हम देखते हैं, हम कहते हैं भैया ये तो हमारे जैसा है। बिल्कुल। तो ये एक अलग चीज है, बड़े मजे की होती है। अच्छा, डेली डोज की लास्ट स्टोरी, और हमें कहा जा रहा है आज आप लोगों ने बड़ा लंबा चौड़ा डेली डोज कर लिया, सो फटाफट हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले एक लास्ट स्टोरी डेली डोज की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, खबरें और वीडियोस बहुत ज्यादा हैं, हमने जरा कोई बड़ी पिक एंड चूज करके आपके साथ शेयर करें। जेवलिन थ्रो फाइनलिस्ट अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स, इनकी भी ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी सर, अगर आपको याद हो तो। हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। ये अनफॉर्चुनेटली टॉप वो जो मुकाबला था आने का, उसमें
بہت آگے نہیں جا پائے تھے، اس سے زیادہ انہوں نے تھرو کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا پاکستان میں نامساعد حالات ہونے کے باوجود، جبکہ ایسے کہ ٹریننگ کی صحیح سہولیات بھی میسر نہیں تھی، انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. تو ان کا یہ جیولن تھرو جو ہے وہ بہت وائرل ہوا، اور پھر بات کی باتیں بھی، اور لوگوں نے اس حوالے سے یہ بھی بات ضرور کی کہ ان کو اگر سہولیات کاش ملی ہوتی تو یہ شاید ٹاپ اس کے اوپر بھی آ پرفارمنس اور کارکردگی انفیکٹ اور بہت زیادہ بہتر ہوتی. جناب یہ تو تھا پبلک کا ڈیلی ڈوز، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا 2021 کی ریکال کر کے، کچھ میموریز انفیکٹ ریکال کر کے. ابھی ہم ایک بریک کی طرف جانا ہے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج فرائیڈے ہے اور آج ہم نے ونرز اناؤنس کرنے ہیں. ایکچولی ہم لکی ڈرا کرنے والے ہیں. یہ ہمارے سامنے بول ہے، اس میں کچھ نام موجود ہیں، وہ ہم نکالیں گے بیکاز وہ لوگ جنہوں نے کولگیٹ اسپارکل کے ساتھ ہمیں پکچر بھیجی تھی، سو ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ بے شمار انعامات بھی حاصل کر سکتے ہیں. ان کے پکچرز بھی ہم اپنے شو میں دکھائیں گے. سو پکچرز تو اب ہم منڈے کو دکھائیں گے، لیکن ابھی ہم وہ نام اناؤنس کر دیتے ہیں. اور جنہوں نے ہمیں پکچرز بھیجی تھیں، اور ان میں سے یہ تمام نام انہی لوگوں کے ہیں. اور کس کو سر پکڑ لوں یہ والی؟ ہاں آپ نکالو. ہم نے 3 بیسیکلی نام آج اناؤنس کرنے ہیں. سمیہ طفیل. سمیہ طفیل پہلی ہیں. یہ اگر سن رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بتا دیا جائے گا ان کا انعام کیا ہے اور کہاں ان کو بھیجا جائے گا. ایک میں نکال لوں. یس سر. میرے پاس جو پرچی آئی ہے وہ ہے جی علیزہ امتیاز. علیزہ امتیاز. جی ہرمیت. علیزہ امتیاز. اچھا میں نے کہا ویسے تیسری پرچی حق میرا بنتا ہے، آپ دونوں اٹھائیں بھائی میری طرف سے. ہاں یہ تیسری والی اب آپ کی طرف سے میں اٹھاتی ہوں. اچھا جناب یہ تھرڈ ون. ٹھیک ہے. اچھا چلیں آئی تھنک یہ تیسری ہرمیت کے نام کی پرچی ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کس کے نام کی نکلتی ہے. شاہد رفیق. شاہد رفیق جو ہیں ہمارے تھرڈ ونر ہیں. انعام ان تک پہنچ جائے گا، ٹیم ان سے کوارڈینیٹ کر لے گی، اور ان تینوں لوگوں کی جو پکچرز ہیں وہ ہم منڈے کے مارننگ شو میں دکھائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اناؤنسمنٹ کہ منڈے کے روز ہم این فرینچ کا لکی ڈرا کریں گے، اور جو لوگ ہمیں 20 سیکنڈز کی ویڈیو این فرینچ کے ساتھ بھیجیں گے ان کی ہم وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی بے شمار قیمتی انعامات دیں گے. سو ہم این فرینچ کے ونرز جو ہیں وہ ہم منڈے کو اناؤنس کرنے والے ہیں. سو ٹائم از ویری شارٹ. فرائیڈے ہے آج، سیٹرڈے اینڈ سنڈے صرف 2 دن ہے. 2 دن میں کرنا کیا ہے، صرف 20 سیکنڈز کی ویڈیو بنا کر ہمیں واٹس ایپ کرنی ہے. ابھی ہمارے آج کے جو ونرز ہیں وہ ہیں سامیہ طفیل، شاہد رفیق اینڈ نمبر 3 علیزہ امتیاز. سو یہ ونرز نے امید کرتی ہوں اس وقت شو دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے نام بھی سن لیے ہوں گے. نام بھی ان تک بہت جلد پہنچ جائے گا. ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے، اور جس طرح سے اچھا جی تو ابھی ہرمیت سے ذرا ایک کمنٹ لے لینا پہلے. اوکے ہرمیت کیسا لگ رہا ہے؟ آپ دور بیٹھے ہو، ہم یہاں پہ پرچیاں نکال رہے ہیں، آپ کے نام کی پرچی ہم نے نکال دی ہے، لیکن وہ بات اصل میں پیغام بھائی ہے کہ بھائی اگر آپ کولگیٹ اسپارکل سے اپنے دانت صاف کرتے ہیں تو پھر آپ کے کیڑا لگنے سے محفوظ رہتے ہیں، آپ دانت آپ کے چمکدار رہتے ہیں. دیکھیے روب صاحب بہت زیادہ فائدہ ہے. ایک بات تو ہے کہ میں اپنے یہ جو ہے میں تو یہ خاص موقع تھا، میں اگر ادھر ہوتا تو اور مزہ ہوتا، لیکن ان تینوں کو ہماری جانب سے بہت زیادہ بات ہے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں کولگیٹ اسپارکل، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں، دانتوں کے جو مسائل ہیں، گمز کے جو مسائل ہیں، خاص کر جو سمیل جاتی ہے، جو بہت زیادہ دانت جو پیلے ہوتے ہیں یا دیگر جو زراعت چھپے ہوتے ہیں جم جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جس سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، اور خاص کر دانت میں درد ہونا، سوجن ہونا گمز میں یا دیگر ایسی بیماریاں، تو اس سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ جو خوش قسمت ہے 3
तो इनको भी, बल्कि और भी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन इन तीनों को भी मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि एक तो आप दांतों की बड़ी अच्छी केयर कर रहे हो कोलगेट स्पार्कल के जरिए, और आप खुशनसीब हो, आपको एक बहुत बड़ा इनाम जो है वो कोलगेट स्पार्कल की जानिब से भी मिल जाएगा। तो ये भाई डबल फायदे, इसमें और क्या चाहिए भैया। डबल फायदे हो गए हैं, हमने विनर्स के नाम भी अनाउंस कर दिए हैं। जरा अब हम आगे बढ़ जाते हैं ना शो में, और हम डिस्कस कर रहे थे बिकॉज हमने आज पूरा शो जो है वो 2021 की यादों पर बस हमने करना है पूरा शो। सो अभी हम उन लोगों को याद, बिकॉज 2021 दिसंबर आखिरी महीना और आज आखिरी महीने का आखिरी दिन है। कल से नए साल में हम एंटर हो चुके होंगे, बट आज हम अपने उन अनमोल हीरो को याद करेंगे जिन्होंने हमारा साथ छोड़ा 2021 में। बहुत से लोग, बहुत से दानिश्वर, बहुत से मुसन्निफ, बहुत से हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, कुछ के नाम तो मैं लूंगी, आगे चलकर भी हम डिस्कस करेंगे और इस पर हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है वो भी दिखाएंगे। बट हमने देखा कि हमारी बड़ी जबरदस्त किस्म की अदाकारा दुर्दाना भट्ट साहिबा 83 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। फिर नाइला जाफरी जो कि बड़े तवील अरसे से कैंसर से फाइट कर रही थी, 6 साल के करीब उन्होंने ये जंग लड़ी, वो इंतकाल कर गई। गो कि मेरे नजदीक अल्लाह ताला ने उनकी बड़ी आसानी की, बिकॉज वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। अंकल सरगम फारूक कैसर साहब, उनका इंतकाल हुआ। इसके अलावा और भी बहुत से लोग थे जिनको हम याद भी करेंगे। हमारे पास एक बड़ी स्पेशल रिपोर्ट है, पहले चलकर आपके साथ वो रिपोर्ट शेयर करेंगे। आज सन 2021 के आखिरी महीने का आखिरी दिन है। हर बरस की तरह ये साल भी अपने साथ बहुत सी गम और उदास यादें छोड़कर रुखसत होने को है, और जाते हुए अपने संग ऐसे ऐसे गोहरे नायाब लिए जा रहा है कि जिनकी चकाचौंध से दुनिया मुनव्विर होती थी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रांझा अदाकार एजाज दुरानी तवील अलालत के बाद इस जहां फानी से कूच कर गए। एजाज दुरानी ने अपनी फिल्मी करियर में 150 से जायद फिल्मों में काम किया। उनकी मकबूल फिल्मों में गुलबदन, इज्जत, फरिश्ता, शहीद, दोशीजा, बदनाम और साए शामिल थी। कंवल नसीर पाकिस्तान की वो पहली खातून थी जिन्होंने 26 नवंबर 1964 को मरहूम तारिक अजीज के साथ पाकिस्तान टेलीविजन पर पहली बार मेजबानी के फराइज सरअंजाम दिए। दिलों में उतर जाने वाली उनकी ये आवाज 25 मार्च को हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस साल पाकिस्तानी ड्रामा निगारी की कहकशां से एक और रोशन सितारा टूटा। अपने नाम की तरह रूह से दिलकशी और जिंदगी की खूबसूरतियों को अपने किरदारों के जरिए टेलीविजन की स्क्रीन पर पेश करने वाली ऐसी हसीना थी जिनके यहाँ तहजीबो इक़दार की पैरवी करना मुइन था। आज पाकिस्तान के ड्रामे का मंजरनामा सोगवार है। उनकी याद में वो किरदार भी उदास हैं जिनको लिखकर हसीना मुइन ड्रामा निगारी में अमर हो चुकी। खुली और ताकतवर आवाज के मालिक लोक गुलकार शौकत अली भी इस साल हमें दागे मफारकत दे गए। 5 से ज्यादा दहाइयों पर मुहित अपने मौसीकी के सफर के दौरान उन्होंने कई पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी गाने गाए। सन 1965 में पाक भारत जंग के दौरान उन्होंने मिली नगमे भी गाए और लोगों के दिल भी गरमाए, जो आज भी उनकी पहचान और इनाम है। शौकत अली ने मौसीकी की तमाम असनाफ में अपनी आवाज का जादू जगाया, ताहम उनकी वजह शोहरत लोक मौसीकी रही। अदाकारा सुंबल शाहिद भी इस साल वबाई मर्ज का मुकाबला करते हुए 6 मई को इंतकाल कर गई। सुंबल ने मुतादिक ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इस साल फारूक कैसर भी अंकल सरगम को भी अपने साथ ले गए। फारूक कैसर जो वो बोल नहीं सकते वो अंकल सरगम कह देते थे। जब भी वो मुआशरे और हुक्मरानों के रवैयों को इंतहाई खूबसूरत पैराए में पुतली तमाशा का सहारा लिए करते थे। शर्मीली मासी मुसीबतें, रोला और गोरा साहब भी इन दुखती समाजी नाइंसाफियों को शगुफ्ता अंदाज पेश करते तो हर चेहरा खिल उठता। फहमीदा की कहानी सुनाने वाली बेगम खुर्शीद शाहिद चलबसी, उन्होंने दिल्ली से बतौर अदाकारा और गुलकारा अपने करियर का आगाज 9 बरस की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो से किया था। बादजा उन्होंने रेडियो पर सदाकारी भी की और अदाकारी के जौहर भी दिखाए। 1964 में वो पाकिस्तान टेलीविजन का हिस्सा बनी और पीटीवी के मारूफ तरीन ड्रामों में अदाकारी की। उनकी मशहूर ड्रामों में इशफाक अहमद का तहरीर करदा ड्रामा फहमीदा की कहानी उस्तानी राहत की जुबानी का नाम सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार अनवर इकबाल बलोच इस दयारे फानी से रुखसत हो गए। उन्होंने उर्दू और सिंधी के कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। शम्मा और आखिरी चट्टान उनकी खास वजह शोहरत बनी। तन्हाइयाँ और अनकही जैसी मकबूल तरीन ड्रामों में अदाकारी करने वाली
पाकिस्तान की लेजेंडरी अदाकारा सुल्ताना जफर भी इस साल इंतकाल कर गयी। अरूसा, आखिरी चट्टान, रूबरू वो दोबारा इनके मकबूल तरीन ड्रामों में शुमार किए जाते हैं। सीनियर अदाकारा नाइला जाफरी कराची में कैंसर के मोहलिक मर्ज से जंग हार गयी। नाइला जाफरी गुज़िश्ता 6 साल से इस मर्ज में मुब्तला थी। उन्होंने मुतादिक ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनके मशहूर ड्रामा सीरियल्स में माँ मुझे सुलाना, देसी गर्ल्स और थोड़ी सी खुशियाँ वगैरह शामिल हैं। माजी के यादगार मज़ाहिया ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली मारूफ अदाकारा दुर्दाना भट्ट 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयी। उन्होंने 50-50, नौकर चाकर, आंगन टेढ़ा और तन्हाइयाँ समेत मुतादिक ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। दुर्दाना भट्ट को मुनव्वर ज़रीफ और मोइन अख्तर जैसे बड़े कॉमेडियंस के साथ काम करने का मौका मिला। अदाकार तलत इकबाल भी सन 2021 में इस जहां को छोड़ने वालों में शामिल हैं। तलत इकबाल ने 70 और 80 की दिहाई में कई ड्रामों में मरकजी किरदार अदा किए और फिल्मों में भी काम किया। मुस्कुराहटों को जिंदगी बख्शने वाले, कहकों को अमर करने वाले, दुखी दिलों को पल भर में हंसा देने वाले कॉमेडी किंग उमर शरीफ भी रवां बरस सबको रुला गए। कॉमेडियन उमर शरीफ बकरा किस्तों पे, मामू मजाक मत करो और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाल स्टेज ड्रामों के खालिक थे। उमर शरीफ वो वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने एक ही साल में 4 मर्तबा निगार अवार्ड हासिल किए और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। रवां बरस सदी के लेजेंडरी अदाकार दलीप कुमार 98 बरस की उम्र में मद्दाहों को अलविदा कह गए। उन्होंने अदाकारी की हर सनफ में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कॉमेडी की तो सिनेमा कहकों से गूंज उठा, ड्रामाई अदाकारी की तो चाहने वाले सहर में मुब्तला हो गए, रोमांस किया तो ख्वाबों के शहजादे बन गए और ट्रेजेडी की तो देखने वालों को अश्क बार कर दिया। गर्ज हर अंदाज अदाकारी में अपनी सलाहियतों को साबित किया। 5 दहाइयों पर मुहित एक तिरकुन करियर के साथ दिलीप कुमार ने सिनेमा पर राज किया। सो ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इनमें तमाम वो शख्सियात शामिल हैं जो कि अब हम में मौजूद नहीं और 2021 इन तमाम नायाब हीरों को हमसे लेकर दूर चला गया। सो आज हम इन्हीं लोगों को याद करेंगे। कुछ लोगों के नाम मैंने शेयर भी किए थे बट अब मैं सोच रही थी उमर शरीफ साहब हम में नहीं रहे और जिस तरह से हम रिपोर्ट में जिक्र कर रहे थे सुंबल शाहिद साहिबा को और बहुत से लोग थे और ये रिपोर्ट देखकर लिटरली एक अजीब सी फीलिंग थी, नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग थी जो मैं अपने अंदर महसूस कर रही थी कि ये सब वो लोग हमारे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो अब हम में नहीं रहे। बट एनीवेज भी हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म के हमारे एक्टर, मुसन्निफ और बहुत से इनके तारुफ है बट जो आजकल इनका लेटेस्ट तारुफ है द कमाली इफ्तिखार अहमद इफ़ी साहब इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करें। इफ्तिखार साहब थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू आवर शो। बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। आज जो मैं आपके साथ शो कर रही हूँ उसका ज़रा एक अलग ही मज़ा है क्योंकि वो कमाली वाला, क्योंकि वो ड्रामा मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ, उसमें आपने कमाल एक्टिंग की है। ये रिपोर्ट आपने भी देखी, आपको क्या लगता है साल 2021 बहुत से लोग हमसे बिछड़ गए, हमारी मीडिया इंडस्ट्री के बहुत से लोग हमसे जुदा हो गए, कैसा रहा ये साल हमारी पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के लिए, शोबिज़ के लिए, ड्रामा के लिए, कैसा रहा ये साल? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जाना तो सबने, मैंने भी जाना है, मैं तो बड़े अच्छे से तैयार बैठा हूँ जाने के लिए, तो जब उसका हुक्म आएगा तो जाना है। लेकिन एक साल के अंदर इतनी ज़्यादा लोगों का चले जाना वो बड़ा तकलीफ दे हुआ मेरे लिए और पूरी कौम के लिए भी, और मेरा खैर इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान हुआ है। वो ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। मैं तो ये समझता हूँ कि 2021 को फनकारों का साल करार दिया जाए, मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग हमसे जुदा हो गए। एग्जैक्टली। तो यकीनन जिस तरह से आपको अफसोस है और तकलीफ है, ये एक कौमी नुकसान है। ये हमारा सासा होते हैं जो हमारे फनकार होते हैं, हमारे लिखारी होते हैं। अल्लाह लूने वाला भी जी मेरे ख्याल इसी साल पे शौकत अली साहब तो डेफिनेटली शौकत अली क्यों दूर दूर रहते हो, हाँ, उस तरह की चीजें अब कहाँ सुनेंगे हम। हाँ। तो खुर्शीद मैडम, खुर्शीद शाहिद जी, मैडम खुर्शीद शाहिद का भी तो ये लोग इतने बड़े लोग थे जिन्होंने कंवल नसीर साहिबा मतलब एक अजीब खौफ और हरास सा महसूस हो रहा है। अच्छा, एक तो चले देखें जिनके साथ कोई ना कोई बीमारी अटैच थी वो लोग चले गए, बंदा एक्सेप्ट कर लेते। उमर शरीफ साहब बहुत बीमार थे, नाइला जाफरी को अगर हम देखें बहुत बीमार थी। ऐसे लोगों को देख के बंदा फिर ये सोचता है कि अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान किया, वो जितनी तकलीफ में थे। बट ऐसे लोग जिनको कोविड
ہم سے لے گیا سنبل شاہد صاحبہ, وہ بالکل ٹھیک اور ہاسپٹل گئی اور پھر وہ واپس ہی سنبل نہیں آئی. شاہد تو میں چونکہ میری بہت ملاقاتیں رہی ہیں, میں وہ پورا گھرانہ ہی نیلم احمد بشیر اور جو بشرا بشیر, یہ سارے لوگ, پوری بہنیں, چاروں بہنیں اور ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ جو ہے بڑی ملاقاتیں رہی ہیں. سنبل سب سے زیادہ ہنسنے کھیلنے والی, کھلکھلانے والی, اور کیا اچھا گاتی تھی. ہاں مطلب بہت ہی ساری بہنوں کے اندر سب سے شوق چنچل, اور شاید ایک وہ جس طرح مجھے ایسا لگتا ہے یہ ان بہنوں کے اندر وہ جو تسبیح کا امام نہیں ہوتا, اس کو اگر نکال دے تو تسبیح بکھر سی جاتی ہے. تو میری ابھی ملاقات ہوئی ان میں سے 2 بہنوں سے, تو بات بھی ہوئی, تو بڑی تکلیف میں ہیں وہ لوگ, اور سارے جو فنکار گیا ہے. لیکن نائلہ جعفری صاحبہ کا ایک پیغام جو انہوں نے اپنے بستر سے دیا تھا, وہ بڑا ایک شعر بھی ہوا, اور بڑی طرح دار خاتون تھیں. کیا خوبصورت انداز میں ایک بات کہہ گئی کہ اگر فنکاروں کو ان کے کام کی رائلٹی ملنی شروع ہو جائے تو کم از کم ایسے وقت میں جب وہ بیمار ہوتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کی کوئی داد رسی ہو سکے گی اور ان کو کچھ مل سکے گا. اور مزے کی بات یہ کہ ان کے اس پیغام کے بعد پاکستان میں پہلی بار رائٹرز کی ایک تنظیم بنی ہے, اور پچھلے رمضان میں بنی تھی. اور آپ تو سر مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جب کوئی قوم تہذیب اتنی ترقی کر جائے کہ بام عروج کو پہنچ جائے تو پھر وہاں فنون لطیفہ جنم لیتے ہیں, ڈرامہ لکھا جاتا ہے, مجسمہ سازی ہوتی ہے, شاعری کی جاتی ہے. اور ہر دور میں, مگر اگر ہم چنگیز خان کا دور بھی دیکھیں تو وہ بھی رائٹرز کو جو اس کے حق میں تھے ان کو پیسے دیتا تھا کہ میرے حق میں لکھو, اور جو اس کے مخالف تھے ان کو پیسے دیتا تھا اتنے ہی, لیکن کہتا تھا کچھ مت لکھو. مطلب اس نے جو نہیں لکھوانا تھا ان کو بھی پیسے دیے. پیسے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں رائٹرز یا فنکار جو ہیں ہمارے, جو اداکار ہیں ہمارے, جب وہ بیچارے فارغ ہو جاتے ہیں, جس طرح سہیل اصغر صاحب آخری 1.5 سال میرے ایسے نان جار کسی نے جا کے پوچھا بھی نہیں ان کو, ہمیں پتہ ہی نہیں. بس جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میں اپنی وہ تصویر جو میں نے ان کے ساتھ بنا رکھی ہوتی ہے وہ میں فیس بک پہ لگا دیتا ہوں تاکہ بتانے کے لیے میرا اس سے بڑا تعلق تھا. تو میرا خیال ہے, میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا, وہ لوگ جو ان میں صاحب حیثیت تھے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن سارے صاحب حیثیت نہیں مرے, یا باقی جو موجود ہے وہ صاحب حیثیت نہیں ہے. تو ان کے لیے بڑا سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کا ایک سافٹ چہرہ ہیں, وہ رائٹر ہیں, وہ ایکٹر ہیں, وہ ڈائریکٹرز ہیں, وہ میوزیشنز ہیں, وہ سنگرز ہیں, میں تمام کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے لیے اگر کوئی اہتمام آسانی پیدا کر دی جائے, ان کے لیے اگر ان کے لیے کوئی رہائشی اسکیم ہو جائے, یا ان کے لیے کوئی میڈیکل کا. بالکل ٹھیک ہے بات کریں. اور ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے, ہمارے جرنلسٹ گو کہ ہر کوئی اس سے مستفید اس طرح سے نہیں ہو سکتا, بٹ کچھ نہ کچھ ہے, جیسے پریس کلب بنا ہوا ہے اس طرح. لیکن سر اگر ہم دیکھیں جو پرانے ہمارے ایکٹرز یا ایکٹریسز تھے ان کے تھوڑے برے حال ہے. آج کل کے جو فنکار ہیں, موسیقار ہیں, اداکار ہیں, وہ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں, وہ اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں پہلے تو ایک بات سمجھنی پڑے گی, ایک ایکٹر تو مشہور بہت ہو گیا, جس طرح ہمارے وارث والے تھے محبوب عالم صاحب, مشہور بہت ہو گئے تھے. اس کے بعد ان کا المیہ یہ, وہ جہاں بھی جاتے تھے ان سے کہتے تھے سر آپ کے, کیونکہ 5 اسٹیشن کام کرتے تھے صرف, کہتے تھے سر آپ کے لیول کا تو رول ہی نہیں ہے. اب وہ بیچارے کہیں کاسٹ نہیں ہوئے, اور پھر ان کا جو ہمارے یہاں دراصل المیہ جنم لیتے ہیں فنکار, کیونکہ کہہ نہیں سکتا, ہاتھ نہیں پھیلاتا. اچھا جو ہاتھ پھیلا دے بیچارہ اگر کسی حوالے سے, پھر اس کے بعد اس کے فضیتے ہوتے ہیں کہ جی پیسے کتنے گئے, روئے کھیڑ دینے, شراب پی. وہ بھائی سارے ایسے نہیں ہوتے یار, بڑے بڑے اعلیٰ لوگ ہیں, اور کبھی خان صاحب جیسے طرح دار لوگ ہیں, فردوس جمال ہیں, ہمارے سارے فنکار بڑے اور طرح کے لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں ان کے لیے کوئی حکومتی سطح پر, دیکھیں عوام تو کچھ نہیں کر سکتی, حکومتی سطح پر اگر ان کو مان لیا جائے, اور ان کے لیے اب دیکھیں فنکاروں کو یہ نہیں پتا پی ٹی وی کے اندر ان کا فنڈ پڑا ہوا ہے کروڑوں روپے. جب تک میں دلواتا رہا اور میرے پاس ٹائم تھا, میں نے بہت کام کیا ان کے لیے. پی این سی اے میں ان کا فنڈ ہے, پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں اس دور میں میرے پاس غربت ہوتی تھی, میں ادھار لے کر اتنا بڑا فارم فل وہ ہوتا تھا فوٹو کاپی کروانا, تو وہ اس دور میں 150 روپے کی بڑی کاپی ہوتی تھی, فل کر کے اٹیسٹیشن کروا کے پی این سی اے جانا, بس میں بیٹھ کے صبح اتر کے فیض آباد سے ناشتہ کر کے اور ان کا فارم جمع کرا کے آنا. میں نے ان کے فنڈز لگوائے تھے جو آہستہ آہستہ بند ہو گئے. اچھا اب ہم بات بھی ان کی کر رہے ہیں جو بہت بڑے فنکار کی ڈیتھ ہوئی, لیکن اگر چھوٹا میرے ایسا جو بہت پاپولر نہیں ہوتا, جب وہ مر جاتا تو بہت پاپولر ہو گئے ہیں سر, ایسی بات نہ کریں, اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا. تو فنکار تو وہ سارے ہیں نا جو
बिल्कुल ठीक, यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि अब हुकूमत क्या इन लोगों के लिए करे, क्या चीज़ जो है वो की जाए ताकि इनके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। अभी हम शो में एक ब्रेक करेंगे, इफ्तिखार साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। कितना बड़ा फनकार था, कितना बड़ा फनकार था जी। मतलब आपकी मुलाकातें रही होगी, मेरी भी काफ़ी मुलाकातें रही हैं और इतना विटी, इतना बजला संच, और फिर अप्रिशिएट करने वाला। दूसरा कोई बात करता था ना अच्छी तो फ़ौरन उसको अप्रिशिएट करता था, मैंने ये देखा है। और फिर नए फनकारों को मौका देना, उनको आगे बढ़ने का चांस देना, बहुत ही यादें मतलब खूबसूरत उसके साथ मुंसलिक हैं। देखिए रऊफ साहब, उमर भाई की एक चीज़ बहुत खूबसूरत थी जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये अकरबा परवर भी थे, हाँ। अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का बड़ा ख्याल रखने वाले आदमी थे, और कई खानदान छुप के ये पालते रहे, और कि दाएं हाथ से दिया और बाएं को नहीं पता लगा, वो वाला हिसाब। इस वाली इनकी इस काविश और कोशिश को लोग बहुत कम जानते हैं। तो मुझे ये वाला इनका जो एंगल है, जिंदगी में आसानी पैदा करने वाला, किसी की मदद, किसी की बेटी की शादी होने का, उमर भाई लोग चले जाते थे जब ये शमा सिनेमा में इन्होंने लाहौर थिएटर बनाया था, बिल्कुल तो चले जाते थे और आराम से जाकर कहना यार उमर भाई ऐसे हो गया, अबे कुछ भी कोई बात नहीं हो जाएगा, और फिर वो हो जाया करता था। वो किसी की शादी है, वो किसी का कारोबार है, वो किसी का कर्ज उतारना है, तो उमर भाई जैसे लोग हमें बड़े ज़रूरी चाहिए। हमारे फनकार ऐसा करते हैं, आज भी हैं फनकार, सोहेल अहमद हैं, इफ्तिखार ठाकुर है, इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो छुप के नेकी करते रहते हैं। लेकिन उमर भाई की ये वाली बात जो आपने की, हंसा दिया करते थे। दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम है किसी को हंसा देना, किसी के चेहरे को खुशी देना। अच्छा, खुद चाहे जो मर्जी हो। मुझे एक सहाफ़ी ने ये बात बताई थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर थिएटर में कोई परफॉर्मेंस हो रही थी, उमर भाई अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे, तो वो कहते जी परफॉर्मेंस हो रही है, तो उनका असिस्टेंट आ गया कैमरा वो लेके, मोबाइल लेके। अब परफॉर्मेंस के दौरान ऐसे करके देखा है, अब समझ गए कि समथिंग इज रॉन्ग, ये मोबाइल लेके आ गया, सुना है। अब सामने से आवाज़ ये आ रही है कि आपकी बहन की डेथ हो गई। अच्छा हाँ, क्या ओ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, जाओ दफा हो जाओ, ठुड्डा मारा, उसको निकाल दिया। पूरा ड्रामा परफॉर्म किया। उसके बाद लोगों को पता चला कि वो खबर उमर भाई की बहन की डेथ की थी। मतलब फनकारों को देखें, ऐसे ईमान साहब ने किया था कि बाप की डेथ हो गई, थिएटर था, होता था उस वक्त 6-7 बजे अर्ली टाइम होता था, अलमरा गए, थिएटर परफॉर्म किया, वापस आए हैं, फिर मैयत दफनाई है। तो शो मस्ट गो ऑन, काम के साथ सिंसेरिटी और फिर अपने असाब पर एक कंट्रोल, ऐसा काबू रखना। बिल्कुल। हरमीत का जरा सवाल ले लें जी। हरमीत जी नहीं, इफ्तिखार साहब बड़े मजे की गुफ्तगू करते हैं और बहुत ज़्यादा, बल्कि जो आप फॉलो कर रही हैं ड्रामे को हम भी फॉलो करते हैं, बड़ी कमाल की तादाद इनकी है। अच्छा इफ्तिखार साहब, अगर हम देखें तो बहुत सारी यूनियंस बनी है, चाहे हम साफियों की हों, दीगर लोगों की हो, लेकिन ऐसे में क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक अदाकार जिसके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो, अचानक वो बेरोजगार हो जाए, बहुत सारे बेरोजगार बैठे, तो फिर नफसियाती मसाइल का भी उनको सामना करना पड़ता है, बाहर जाके वो जॉब भी बड़ी मुश्किल से, जिस तरह आपने जिक्र किया, मिलती है। तो ऐसे में क्या नहीं समझते कि यूनियन होनी चाहिए थी? कहीं ना कहीं दूरियां, कहीं ना कहीं इत्तेफाक ना होने के बराबर है आप लोगों के अदाकारों की, जितने भी मैं जिक्र करूं। क्या ये बात सही है कि इत्तेफाक नहीं है? अगर होता तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर आप सारे खड़े होते सर, और ये मसाइल का जो सामना है बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती। हरमीत, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं बिल्कुल ही होनी चाहिए, आप बहुत अच्छी बात करें, मैं तैयार हूँ। दरअसल मेरी ट्रेनिंग और तरह हुई, मेरी ट्रेनिंग बाबा इशफाक अहमद और मेरे वालिदैन ने की, जिसने ये बताया कि मैं बुरे नू लब्बन टुरिया बुरा ना लब्बा कोई, जब मैं चाहती अंदर मारी मैं तो बुरा ना कोई, मैं सरेंडर कर जाऊंगा। आपने जब भी तंजीमें बनती देखी हैं वो आवाम की बनती हैं, आम आदमी की, खवास की तंजीमें नहीं बनती। ये सारे किंग हैं, आपने कभी किसी दुनिया में कहीं किंग्स की कोई तंजीम देखी है? नहीं होती, ये सारे बादशाह लोग हैं। वो किसी ने बड़ी कमाल बात की थी, पत्नी मुझे जल्दी रोक लेते, कहने नहीं चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत एक इदारा बना दे और उस इदारे के तहत इन तमाम को बुलाया जाए, उनसे कहे भाई ये 10 मरले का घर ले लें, 20 साल में इंस्टॉलमेंट जाती है, आप 40 साल में दे दीजिएगा, भाई ये सेहत कार्ड लें, इसके अंदर इतना आपका इलाज। मतलब सर ये बड़ी तकलीफ का बाइस है। एक शख्स, मैं आपको मिसाल देता हूँ,
ہم کم از کم میرے ایسا ایکٹر بھی 50,000 روپے پر ڈے پہ کام کرتا ہے ایک دن کا. اچھا وہ اس کو ملتا کتنے سال میں یہ ایک الگ بات ہے, وہ 10 دن بزی رہتا ہے یا 20 دن رہتا ہے, لیکن ہماری انکم اتنی زیادہ ہوتی ہے. اب ڈرامے پہ آ جائیں, ڈرامے کے اندر میں اسی چینل کے اوپر ان کا جو انٹرٹینمنٹ چینل ہے, میں 20-22 لاکھ روپے میں ڈرامہ لکھتا ہوں. وہ چاہے سال میں یا 4 سال میں ایک لکھوں, ویسے ایک بات کر رہا ہوں. اتنی بڑی پیمنٹ ہمارے ہاتھ آتی ہے, ہمارا لائف سٹائل ویسے ہی ہو جاتا ہے. بالکل, اس میں قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم فضول خرچی کرتے ہیں, کوئی ایسا اسراف اصل نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, میرے بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, ان کی سیمسٹر کی فیس ہے, بجلی کا بل ہے, گاڑی کا پیٹرول ہے, 100 جانا آنا ہے, کئی لوگ آ جاتے ہیں مدد مانگنے بھی آ جاتے ہیں, تو آپ کو کرنی پڑتی ہے. اب یہ کہنا کہ یار ایک فنکار تھا اس نے ساری زندگی کمایا, بھائی جان 4 یا 5 سال بے روزگاری آپ کو بجا کے رکھ دیتی ہے, آپ کی جیب خالی ہو جاتی ہے. تو ایسی ایک تنظیم, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ جو ادارے ہیں, پی این سی ہے یا رائٹرز کے لیے جو تنظیم ہے اکادمی ادبیات, آپ مجھے بتائیے, میری 2 کتابیں مجھے تو آج تک کبھی کسی نے نہیں بلایا. میں گلہ نہیں کر رہا سر, معافی چاہتا ہوں, مجھے کبھی کسی نے نہیں بلایا. میں اپنی کتاب خود چھپوا کے فیس بک پہ خود ہی بھیج دیتا ہوں, خود ہی UK لے جاتا ہوں. تو میں نے ویٹ نہیں کیا کسی ادارے کا. لیکن سارے میری طرح نہیں ہوتے. میرے تو برے حالات بھی آ جائیں تو میں اپنے بھائی سے کہوں گا یار 5 لاکھ روپے دے دے, انہیں دے دینا ہے. لیکن سب کے پاس ایسے بھائی نہیں ہوتے جو بڑے ساؤنڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں اپنی مثال دے دیتا ہوں جی, ساری باتیں چھوڑے. میں نے ناگن آخری سیریل لکھا تھا, 4 سال ہو گئے ہیں. اب مجھے پتا 4 سال سے میں, اب اس کو ایسے کہہ دیتا ہوں, میں بے روزگار ہوں 4 سال سے. اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں گا, میرا لائف سٹائل تو وہی ہے. اچھا میں اس کو جتنا مرضی نیچے لے آؤں, کھانا تو ہے, بجلی تو ہے, گھر کا کرایہ تو ہے, پیٹرول تو ہے. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا سارے میری طرح صابر شاکر نہیں ہوتے. میں روزے سے ہوں, سارے فنکار روزے سے نہیں ہوتے. آپ یقین کیجئے کہ کبھی ایک صاحب آئے, انہوں نے مجھے کال کی کچھ دن پہلے. میں نام لوں تو شاید آپ مانے نہ, میں نام تو نہیں لوں گا لیکن آپ مانیں گے نہیں. انہوں نے مجھے کہا افتخاری کتنے ہیں, میں کہا گھر. کہندے یار میں 5,000 روپے چاہیے نے. 5,000 روپے. میں نے کہا سر تسی مذاق کر رہے ہو. اس نے کہا نہیں یار مجھے 5,000 چاہیے. میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں میں کہاں آ جاؤں, مطلب میرے ہاتھ پیر پھول گئے, اتنا اچھا فنکار. تو انہوں نے کہا میں تیری گڈی کو کھلوتا ہے, میں ایک محلے میں رہتا ہوں, میری گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے تھے, میں اتر کے ننگے پیر بھاگا ہوں. اور میں نے گیا جا کے میں ایسے کر کے دیکھا تو ایسے ہاتھ انہوں نے آگے کیا, میں نے 5,000 روپے دیے, انہوں نے میری تو دیکھا بھی نہیں اور بھاگ کے گئے. گلی کے موڑ پہ ان کا بیٹا کھڑا تھا, موٹر سائیکل بیٹھے چلے گئے. سر یہ ہو چکا ہے. افتخار رفیع کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, میں مر جاؤں گا, میں ہر چیز آج اعلان کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں, مجھے کوئی مدد کبھی نہ کیجیے گا. خدا کی قسم بڑے بڑے ترادار, بڑے بڑے عزت دار گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں سر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے ان کے لیے کام کیا سر. میں کبھی ایسے نہیں بولتا, آپ نے میرے ویلاگز دیکھے ہوں گے, میں اور طرح کا گفتگو کرنے والا آدمی ہوں. لیکن اگر میرے فنکاروں کی, میرے رائٹرز کی, میرے سنگرز کی, میرے میوزیشنز کی بات ہو رہی ہے, میرے ڈائریکٹرز کی بات ہو رہی ہے, تو سر خدا کا واسطہ ہے. اب میں مطلب سرکاری ادارے کی بات نہیں کرنا چاہتا. بھائی جان بہت برے حالات ہیں فنکاروں کے, ہم نے جن کا تذکرہ کیا ان کو بھی اگر ہم سر برے حالات تو ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے حکومت کو تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, اور جس طرح سے آپ نے بھی کچھ سجیشنز دی, بٹ حالات برے اس لیے کیوں ہے کہ ایک دفعہ ایک پروجیکٹ ملا پھر 3-4 سال کسی کو پوچھا ہی نہیں. اچھا ویسے دوسری ایک اور بھی کام ہوا لاہور میں تو ویسے ہی ہوا نا کہ ایک انڈسٹری ختم ہو گئی تقریباً, فلم بھی ختم, سارا کچھ کراچی چلا گیا. اب یا تو آرٹسٹ سارے اٹھ کے کراچی چلے جائیں, ہاں جی, سب نے اور وہاں جا کے مطلب وہ تعلقات نئے سرے سے ڈھونڈنا شروع کریں, تعلقات بنائیں اپنے, اور یا کچھ بھی نہیں ہے مطلب وہ. اچھا دوسری بات یہ ہے, ویسے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اتفاق کی بات ہے, پچھلے 3 سال سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, 56-57 گھنٹے کی ٹرانسمیشن تھی ویک کی, اس میں بہت سارے لوگوں کو حصہ مل جاتا تھا. اب 5 دن آپ ایک غیر ملکی کانٹینٹ چلا رہے ہیں, 6 دن تو 6 پروڈیوسر تو مر گئے. 6 پروڈیوسر مر گئے کا مطلب ہے 4,500 اس سے منسلک لوگ اب نہیں کما رہے. اب وہ ٹرانسمیشن گر کے آئی ڈونٹ نو کیوں, کوئی معاشی مسئلہ تھا یا پینڈیمک تو اس کے بعد آیا تھا, لیکن اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ٹرانسمیشن رہ گئی 18-20-22 گھنٹے کی, تو آدھا ٹائم تو ویسے نکل گیا. تو وہ خوشحالی کہاں ہوگی. میں 1 سال میں 2 پروجیکٹس لکھتا تھا, میں نے 4 سال سے ایک بھی نہیں لکھا. میں سیر کرتا رہوں گا, میں UK بھی گیا, میں ترکی بھی گیا, میں پھر جا رہا ہوں UK اپنی اگلی کتاب لے کے. میری 2 کتابیں ہیں وہ بک جاتی ہیں, میرا گھر چل جاتا ہے. میرے بچے بڑے آرام سے آن لائن میں کتاب بیچ, یار سب کے پاس یہ نہیں ہے.
سب ایسا نہیں کر سکتے, یا سب کے پاس اتنی شہرت نہیں ہے جو میرے پاس ہے, یا اتنا دماغ نہیں ہے. وہ تو صرف اداکار ہیں, یا صرف رائٹر ہیں, یا صرف ڈائریکٹر ہیں بیچارے, یا صرف سنگر ہیں. وہ کیا کریں گے؟ سر معاشرے کا المیہ کیا ہے پھر یہ ساری باتیں آپ بنی بعد میں ہم ایسے کر کہتے ہیں وہ بڑا افسوس ہوا جی آج افتخار رفیع کی ڈیتھ ہو گئی, بدے بڑے قسم پرسی میں تھے. بھائی اس افسوس کو یا اس گرانٹ کو جو آپ کسی کے مرنے کے بعد دیتے ہیں ان کی زندگی میں دے دیں, ان کی زندگی میں ایک ایسا کلب بنا دیں, ایک ایسا ادارہ بنا دیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں, ایک ادارہ بنایا, آپ پی این سی اے کی ذمہ داری لگا دیں, آپ نے سال کی 25 پروڈکشنز کرنی ہے, اس سے جتنا ریونیو جنریٹ ہوگا اس کو بیچیں آپ پرائیویٹ مارکیٹ میں, جتنا ریونیو جنریٹ ہوگا وہ سارا فنکاروں کو میں بانٹ دیا جائے گا. ایسے کر لیں, نہیں کریں گے. پی این سی اے کے پاس گرانٹ پڑی ہوئی ہے, پی ٹی وی کے پاس گرانٹ پڑی ہوئی ہے, میں دلواتا رہا ہوں پیسے, میں نے فنکاروں کو دلوایا ہے سر, لیکن اب میں خود 10 سال سے اتنا مصروف ہوں اپنے بچوں میں, اپنے معاملات میں. میرے ابا بیمار ہیں بڑے زیادہ, گھر کے معاملے اور پھر میری زندگی کے, تو میں اس طرح سے اب ٹائم نہیں دے سکتا. لیکن اب کوئی تو ہوگا تو وہ ادارہ ہوگا, ایک بندے کا کام نہیں ہے. تو سرکار کے پاس کیونکہ خزانہ ہوتا ہے, سرکار یہ کر سکتی ہے اور سرکار کو یہ کرنا بھی چاہیے. بالکل. اب فنکار یا تو بہت غریب ہے یا اتنا ارب پتی ہے کہ اس کو آپ فون کر کے دیکھیں, وہ اگر آپ کا فون اٹھا لے کیونکہ اس کی زندگی مصروف ہے, وہ بزنس کر رہا ہے, وہ پروڈکشن کر رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے پی این سی اے کی ذمہ داری لگا دے کہ پی این سی اے سال میں کچھ پروڈکشنز کرے, اس کا جو پروفٹ آئے وہ آپ ڈیوائیڈ کر دیں فنکاروں میں. بالکل ٹھیک ہے. سر ہمارے پاس دلیپ کمار صاحب کی کچھ یادیں ہیں, وہ بھی شیئر کر لیں. دلیپ کمار صاحب کی کچھ یادیں. بڑی طویل عمر پائی دلیپ کمار صاحب نے, اور بہت طویل عمر کے بعد ایک طویل بیماری بھی ان کا وہ جو ہے وہ رہا. آپ کی گفتگو کو اس سے جوڑتے ہوئے میں یہ بات کروں گا کہ دلیپ کمار نے کم از کم پس انداز اتنا کیا ہوا تھا کہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی طویل بیماری میں بھی اپنے گھر کے حالات, اپنے اخراجات وغیرہ چلتے رہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ انڈیا میں کم از کم یونینز ہیں جو خیال کرتی ہیں اپنے آرٹسٹوں کا, جو ہمارے ہاں نہیں ہے مطلب انفارچونیٹلی. تو آپ اس بات کو مطلب اگر ایسی یونینز بن جائیں, فنکار خود آگے آئیں, رائٹرز کی یونینز ہوں, کیمرہ مین کی یونینز ہوں, تو پھر میرے خیال میں بہت بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہونا چاہیے. میں ابھی دلیپ صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ صبر میں کروں کہ جس کی دنیا لوٹ لی گئی, اور صبر وہ نہ کرے کہ جن کے صرف شوق بادشاہی کو ٹھیس پہنچی ہے. سر یہ اتنا مطلب کمال دلیپ صاحب, مجھے وہ ایک وقت یاد آ رہا ہے جب پاکستان تشریف لائے تو یہاں شور مچ گیا کہ ان کا انٹرویو کون کرے گا. بالکل. تو وہ معین اختر کا قرآن نکلا, بہت وائرل بھی ہے وہ اس پہ. اب معین بھائی جب شروع ہوئے تو انہوں نے کہا یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, دلیپ صاحب یہ, دلیپ صاحب وہ. اب انہوں نے کوئی 10 منٹ تمہید باندھی, انہوں نے کہا جی السلام علیکم دلیپ صاحب. تو دلیپ صاحب کہا وعلیکم السلام. کہتے ابھی جو معین تم کہہ رہے تھے میں سوچ رہا تھا یہ تذکرہ میرا تو نہیں ہے, یہ کس کا ہے, میرا تو ہو نہیں سکتا. مطلب اتنا انکسار ان کی ذات میں اتنا تھا. اور یہ جو فلم تو خیر یہ تو یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے, اور دلیپ صاحب کا پرتھوی راج کپور کا جو انداز تھا روایتی, اس کے سامنے کھڑا ہونا, اور یہ وہ دلیپ صاحب پتہ نہیں کیوں ایسے لگتا ہے ساڈا ہے, بالکل اپنائیت ہے لگتی ہے. آئی ڈونٹ نو, شاید ان کا تعلق شاید یہاں پر تھا گھر, اور وہ اس کے علاوہ بھی, اور پھر پاکستان کے لیے ان کی پازیٹیوٹی بھی ایک کہہ لینا. ایک اردو زبان کے لیے جو انہوں نے کاوشیں کی ہیں نا, مطلب وہ ہندوستان میں رہے لیکن پھر بھی ایک مسلم کلچر کی علامت بن کے رہے, اردو زبان کے لیے بہت محنت کی, اس کی ترویج کے لیے مطلب باتیں کرتے رہے. اپنی زبان اتنی صاف ستھری ہے, وہ جب بولتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ کچھ. ان کا انٹرویو ایک نورجہاں کے ساتھ بھی بڑا مشہور ہے, بڑا کمال اس کے اوپر مطلب انہوں نے کیا ہے. لیکن رسول آپ یہ دیکھیں کیسی کمال بات ہے, وہ شخص جس کو کوئی بھی نہیں جانتا وہ بھی مر جائے گا, اور وہ شخص جس کو ساری دنیا جانتی ہے وہ بھی مر جائے گا. بالکل صحیح. اب درمیان کے حصے میں مجھے ضرور سوچنا ہے کہ یار افتخار رفیع تو نے کرنا کیا ہے. مطلب جو اشفاق صاحب جب زندہ تھے تو ہمیں کبھی بھی نہیں لگتا تھا یہ مر جائیں گے, یا جو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں ہمیں کبھی بھی نہیں لگتا کہ ان کو کچھ ہو سکتا ہے یا یہ مر سکتے ہیں, ان کو بیماری بھی نہیں ہو سکتی. بالکل. تو یہ بھی لوگ سارے, کسی کے ماں باپ, کسی کے بہن بھائی. مجھے اچھی طرح یاد ہے سہیل اصغر صاحب مجھے ملے, سہیل اصغر آخری نام تقریباً بڑا جو ہے وہ جو, وہ مجھے ملے تقریباً 11 سال پہلے نا ایک پی ٹی وی میں. تو انہوں نے مجھے کہا افتخار رفیع کیا کریں, تو میں نے کہا سر کراچی چلے جائیں. تو ان کو کراچی کا مشورہ دینے والا میں, جہاں اور لوگ تھے تو میں بھی اس میں تھا. میں ویسے ہی کیلکولیشن کرنے لگا ہوں. سہیل اصغر صاحب 10 یا 11 سال سے کراچی میں تھے. ہم ویسے ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, انہوں نے 20 ڈراموں میں کام کیا,
20 ड्रामों में उन्होंने 10 लाख रुपए फी ड्रामा लिया, अच्छा, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कितने पैसे कमाए? और कुछ भी नहीं है एक लिहाज से देखा जाए तो। 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ रुपया, सर मैंने यानी कि उनकी करोड़ों पूरी रुपया लिख जिंदगी के की कमा के खर्च जमा दिया पूंजी, हाँ। ठीक है। पिछले 10 साल में मैंने कलम से करोड़ों रुपया कमा के खर्च दिया है। मुझे समझ आ गई पैसे में ना ताकत है ना ये ठहरता है, लेकिन खर्चे मुसलसल है। अब मुझे बताइए कि एक शख्स सुहेल असगर जैसा इस कदर बड़ा आदमी, इस कदर आला दर्जे का फनकार, वो अगर मैं फिर अगर बार बार कह रहा हूँ, मैंने तो उनके 20 ड्रामे नहीं देखे पिछले 11 साल में, ये पहले बता दूं। और 10 लाख किसी एक्टर को, करेक्टर एक्टर को नहीं मिलते जब तक कि वो बहुत ज्यादा रेटिंग या हिट ना हो जाए। लेकिन अगर हम वैसी बात करें, 2 करोड़ उन्होंने कमाया कि 10 साल में, तो उन्होंने क्या क्या और बेचारों ने यकीनन कोई मेहनत मजदूरी, कोई बिजनेस, कोई साइड पे कुछ किया होगा ना, तो आखिरी 1.5 साल फिर वो कुछ कमा भी नहीं सके। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा, अगर आपने हर तबके के साथ ये करना है। देखें, कुछ टीचर्स हैं, बड़े साइंसदान हैं, बड़े अहम लोग होते हैं, वकील बहुत अहम होते हैं, फनकार बहुत अहम होते हैं। आप सारे वकील बन सकते हैं, आप सारे साइंसदान भी बन सकते हैं। चाह जाए कि आप आगे कोई इजाद ना कर लें, उससे पहले तो आप साइंसदान, वो जो तालीम आप ले सकते हैं ना, एक कोर्स मौजूद है, एक साइंस मौजूद है। सर मुझे बताएं, एक्टर बनने की कौन सी साइंस है? सिंगर बनने की कौन सी साइंस है? म्यूजिक डायरेक्टर बनने की कौन सी साइंस है? ये अता होती है, ये अल्लाह ताला आपको देता है। आप बैठते हैं, खाली सफा पकड़ते हैं, सीन नंबर 1 और शुरू कर देते हैं और लिखते चले जाते हैं। आप कॉलम्स लिखते हैं, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, तख्लीक का क्या लेवल होता है आपके पास। आप चूंकि खबरियत ज्यादा होती है, हमारे अंदर ड्रामा ज्यादा होता है, या हम नावल लिखते हैं, या हम अफसाना लिखते हैं, या हम एक्टिंग करते हैं। अब मैंने ऐसे रोल किए हैं कि मैं आता यामाहा पे था और वो खड़ी करता था बाहर मोटरसाइकिल, और अंदर जाके मैं सेठ बन के सूट पहन के, और मेरे पीछे कहते हैं हाँ जी आज की मीटिंग क्या है। तो हमें ये करना पड़ता है। तो ये फनकार बहुत मुश्किल से बनते हैं। लोग ऐसे रहते हैं, यार तुझे फनकारां दा जिक्र करी जाते हो, केड़े खास ने। अच्छा, मजे की बात यह, अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता कि फनून लतीफ़ा से जुड़े हुए लोग पूरी दुनिया में बहुत कम होते हैं। हाँ, ये भी सही है, तादाद में बहुत कम है, 5, 7, 8% होते हैं। 23 करोड़ के अंदर कितने लोग हैं मुझे बताएं? हम माशाल्लाह 23 करोड़ लोग हैं सर, माशाल्लाह। कितने फनकार हैं? आप हैं, आप कंपेयरिंग करती है ना, आपके खानदान में कोई 35,000 लोग तो होंगे, लेकिन आप एक ही हैं। मेरे पूरे खानदान में हुफाज हैं, आयमा इकराम हैं, बड़े बड़े जय्यत आलिम हैं, लेकिन फनकार कोई भी नहीं है मेरे अलावा। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था कि अगर हम फनकारों के लिए संजीदा हैं और हम इनको बचाना चाहते हैं, मैं उन 10, 15, 20 फनकारों की बात नहीं कर रहा। एक चीज और ज़हन में आ रही है, मेरे ख्याल में अगर टाइम है जी सवाल करूं। जी करें। इफ्तिखार साहब, अगर हम देखें, अभी कुछ अदाकार जो हमने देखा, अभी हमने जिक्र भी किया कि मियां साहब की जो फैमिली थी, उनका मौसीकी के साथ और अदाकारों के साथ एक अलग रिश्ता था। और उमूमन हमने देखा है कि माजी में जो पढ़ा या देखा है खुद, तो उसमें बहुत सारे अदाकारों को इनविटेशन दी जाती थी। अब भी कुछ अदाकार जो है, बड़े बड़े नाम जो है, अभी यूके गए थे, उनसे मुलाकात भी की है। ऐसे में तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। क्या ये वादे तकमील हुए कि वही वादे वही धरे धरे के धरे रह गए, या कोई हुकूमत की जानिब से वही पॉजिटिव रोल अभी तक नहीं निभाया जा रहा, या माजी में भी कोई ऐसा नहीं हुआ किरदार? देखिए जी, अगर हुकूमत ने कुछ ऐसा किया होता तो मैं क्यों कह रहा होता कि हुकूमत को चाहिए ये करे। अच्छा, मैं पीटीआई को नहीं कह रहा, ना मैं मियां साहब की हुकूमत को कह रहा हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी की। मैं तो हर उस हुकूमत को कह रहा हूँ जो हम पर आते हैं वोट्स लेकर। मैं सिर्फ बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, और एक अपील है इफ्तिखार की बातों में देखा जाए तो, एक अपील है बुनियादी तौर पे, और वो ये है कि आर्टिस्ट बड़े नायाब लोग होते हैं, उनका कुछ किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और सर एक क्विकली मैसेज, क्योंकि आखिरी दिन है, नया साल शुरू होने वाला है, कोई एक क्विकली मैसेज दे दें। वो एक छोटी सी, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें गए दिनों के साथ जुड़ी हैं, कुछ आसें जो यास में बदली, कुछ वादे जो रहे अधूरे, और कुछ वादे हो गए पूरे। मन की आशा और निराशा कभी हंसाए कभी रुलाए, जीवन धारा बहती जाए, जीवन धारा बहती जाए। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा करके। सर
آپ ذرا بالکل افتخار کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ ادارے ہونے چاہیے. وہ ادارے بنیں گے نا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک انسٹیٹیوشنل سٹرکچر بن جائے گا. انسٹیٹیوشنل سٹرکچر بنے گا تو آگے پھیلاؤ کا موقع ملے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کرکٹ ٹیم کی 2021 میں کامیابی یعنی کہ سال 2021 ہماری قومی کرکٹ ٹیم کے لیے کیسا سال رہا, اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم نے سال 2021 میں ٹیسٹ رینکنگ کی اگر بات کی جائے تو 5ویں, اس کے ساتھ ساتھ ون ڈے انٹرنیشنل میں 6ٹھے اور T20 میں 3ری پوزیشن حاصل کی. سو اوور آل اگر ہم دیکھیں فتوحات بھی obviously اپنے نام کی. سو یہ سال ہماری کرکٹ ٹیم کے لیے بھی کافی زیادہ اسموتھ اور بہتر رہا, بٹ اس پر صحیح روشنی ڈالیں گے مرزا اقبال بیگ صاحب, سینئر سپورٹس ریاکار اینالسٹ مرزا اقبال بیگ صاحب اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو آور شو. میں صاحب پورے اوور آل اگر کارکردگی کو آپ دیکھیں تو درمیانے درجے کی رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی. ہائیز بھی ہیں, اپس بھی ہیں, کوئی ڈاؤنز بھی ہیں. میرے خیال میں سب سے زیادہ ہائی جو تھا وہ تو انڈیا کے ساتھ T20 جیتنا تھا. اس کے علاوہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر عبدالرؤف صاحب حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس سال کے اوائل میں جو آخری کوارٹر تھا وہ پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا. ورنہ جب شروع میں اس سال ہم نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیلا, پھر ہم نیوزی لینڈ میں ہماری کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی, پھر ہماری ٹیم جو تھی ہوم سیریز کھیلی ساؤتھ افریقہ کے خلاف, وہاں ہم جیتے, لیکن جب ہم انگلینڈ گئے تو انگلینڈ میں ہم ہار گئے. پھر ویسٹ انڈیز میں ہم ایک ٹیسٹ میچ ہارے, ایک ٹیسٹ میچ جیتے, ایک T20 جیتے. لیکن جو ٹیک آف ہوا ہمارا وہ ورلڈ کپ T20 میں ہوا, جہاں ہم مسلسل 5 میچز جیتے, سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا اور پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں لڑ کر جو ہے آسٹریلیا سے ہاری. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کوارٹر میں جو آخری کوارٹر تھا 2021 کا وہ پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا اچھا رہا. پھر اس کے T20 ورلڈ کپ کے بعد ہم نے بنگلہ دیش کے خلاف T20 اور ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کیا. ویسٹ انڈیز کو ہم نے پاکستان میں کھیلی گئی 3 T20 میچوں کی سیریز میں کلین سویپ کیا. تو یہ آخری جو کوارٹر تھا وہ بڑا زبردست رہا. اچھا, پلیئرز کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے تو کچھ نام ایسے ہیں جن کی پرفارمنس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی شاندار پرفارمنس رہی. بابر اعظم کا نام بہت اوپر آتا ہے, محمد رضوان کا نام بہت اوپر آتا ہے. اظہر علی کی پرفارمنس ذرا تھوڑی سی کچھ ہمیں لگتا ہے کہ کمزوری رہی ہے. تو اس حوالے سے دیکھیے کچھ ایسے پلیئر جن کو آپ سمجھتے ہیں انہوں نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے, اور کچھ ایسے جن کو اب اگلے آئندہ آنے والے سالوں میں کچھ محنت کی ضرورت ہوگی. دیکھیں عبدالرؤف صاحب, یہ سال جو ہے T20 کرکٹ میں محمد رضوان کے کیریئر کا ایک گولڈن ایئر ثابت ہوا. محمد رضوان نے 1326 رنز بنائے T20 میں, اور ICC نے جو T20 پلیئر آف دا ایئر کی جو نامینیشن ہے 4 جس میں نام ہے اس میں رضوان کا نام شامل ہے, اور رضوان ڈیفینیٹلی اس بات کی بڑی توقع ہے کہ وہ ICC کے T20 پلیئر آف دا ایئر قرار پائیں گے. ان کے علاوہ بابر اعظم نے اپنی پرفارمنس میں بہت نکھار پیدا کیا. فاسٹ بولنگ کے شعبے میں آپ دیکھیں شاہین شاہ آفریدی 9 میچز میں انہوں نے 9 ٹیسٹ میچز میں 47 وکٹیں حاصل کی, لیکن بدقسمتی سے وہ ان 4 کھلاڑیوں میں شامل نہیں ہو سکے کہ جو ICC کے ٹیسٹ پلیئر آف دا ایئر کے لیے اناؤنس ہوئے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ فواد عالم نے اپنی کارکردگی کو اور امپروو کیا, اور اگر آپ دیکھیں حسن علی کی پرفارمنس بھی بڑی زبردست رہی. نعمان علی نے اپنا ڈیبیو کیا اتنی عمر میں 30-32 سال کی, انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے پرانے ہی کھلاڑی جو کہ کھیلتے چلے آ رہے ہیں, کوئی نیا نہیں, نئے میں صرف ایک عبداللہ شفیق تھا جس نے بنگلہ دیش کے خلاف ڈیبیو کیا, باقی عابد علی نے زبردست اپنی پرفارمنس کو جاری رکھا. تو کوئی ایسا نیا ٹیلنٹ ہمارے پاس سامنے نہیں آیا جس کو ہم کہہ سکے. ایک آیا ہے محمد وسیم جونیئر, لیکن it will be too early to say something about him. ابھی اس کو موقع ملنا چاہیے. شاہ نواز دہانی کو انہوں نے مواقع نہیں دیے, لیکن جب اسے 2 T20 میں میچز میں موقع ملا تو اس نے یہ ثابت کیا کہ اس کو کھلانا چاہیے تھا. تو یہ ہماری اوور آل اگر دیکھیں تو یہ پرفارمنس تھی. جی ہربیز. اچھا سر, اگر ہم دیکھیں جو 2021 کی اب بات ہو رہی ہے, آخری دن ہے, تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح پرفارمنس رہی ہے مڈ کے بعد ہی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہماری کھلاڑیوں کی بھی اور ٹیم کی بھی, لیکن اب اگر ہم دیکھیں کل جو PCB کے وسیم خان صاحب ہیں ان کا بھی بیان آیا تھا کہ وہاب ریاض ہو گئے, شعیب ملک اور پروفیسر
کے بارے میں ان کے بیانات یہ تھے کہ اب دیکھا جائے گا, ان کے بارے میں سوچا جائے گا. ایسے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ 2022 ان کے لیے کیسا رہے گا؟ اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں 2 کھلاڑی جو ہے وہ انجرڈ بھی ہوئے, سوری انجرڈ تو نہیں ہوئے, کو دل کی تکلیف ہوئی, عابد علی صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شاہنواز دھانی ناک کی سرجری بھی اسے کرنی پڑی, تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا سر؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے وسیم خان کا, وسیم خان تو برمنگھم چلے گئے, واپس ہو گئے. محمد وسیم ہے لیپ ٹاپ چیف سلیکٹر, وہ بیانات دے رہے اپنی نوکری بچانے کے لیے, کیونکہ وہ سفارش کی بنیاد پر چیف سلیکٹر بنے, اور جس طریقے سے انہوں نے سلیکشن کی, سب کو پتا ہے ورلڈ کپ T20 میں 3 کھلاڑی تبدیل کیے, رمیز راجہ نے آتے ہی, پھر چوتھا انفٹ ہو گیا شعیب مقصود, تو پھر اس کے بعد شعیب ملک کو لیا گیا. لیکن اب مجھے جو حرمیت ٹرینڈ نظر آ رہا ہے رمیز راجہ کے ہوتے ہوئے, وہ اپنی ویڈیوز میں بھی کہتے رہے کہ ہمیں ینگ لیگز کی ضرورت ہے, تو بظاہر مجھے یہی لگتا ہے کہ شعیب ملک, محمد حفیظ, وہاب ریاض, عماد وسیم اور سرفراز احمد, یہ 5 کھلاڑی جو ٹیم کے ساتھ جا رہے تھے, اب ان کا لگتا ہے بظاہر ان کا کیریئر مجھے ختم ہوتا نظر آتا ہے. اور جہاں تک آپ نے عابد علی کی بات کی, عابد علی کی 2 سٹینٹس ڈلی ہیں, 3 ان کی شریانیں بند تھیں, تو عابد علی کا اب انہوں نے ٹریننگ تو شروع کی ہے, لیکن مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کہ وہ کھیلیں. انگلینڈ کے جیمز ٹیلر کی مثال ہمارے سامنے, 2015 کے ورلڈ کپ پہ بڑا زبردست انہوں نے پرفارم کیا, لیکن وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہوئے اور پھر وہ سلیکٹر بن گئے, کرکٹ انہیں چھوڑنا پڑی. تو عابد علی کے لیے بھی ایک بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہے. اور جہاں تک شاہنواز دہانی کی آپ نے بات کی, ان کی ناک کا آپریشن, وہ تو ایک مائنر سا تھا, وہ کوئی اتنی بڑی انجری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ فٹ نہیں ہوں گے. اچھا, یہ جو آپ آئندہ آنے والے 2022 ہے, اس میں بہت زیادہ پاکستان کی ٹیسٹ بھی ہیں, ون ڈیز بھی ہیں, T20 بھی ہیں, تو مطلب آپ کو کیسا لگ رہا ہے جو ہائی آیا ہوا ہے پاکستان کا, تو اس کو کتنا مینٹین کر پائے گا؟ آسٹریلیا نے آنا ہے, پھر مختلف وہ اس سال ہی مطلب 2022 میں ورلڈ کپ بھی ہے T20 کا آسٹریلیا میں, اس حوالے سے بھی بات کی جائے گا. عبدالرؤف صاحب, یہ سال جو ہے اب جو شروع ہو رہا ہے کل سے 2022, یہ پاکستان کے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوگا. ایک تو آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم 24 برس کے بعد پاکستان آ رہی ہے, مارچ میں وہ آئے گی, اور آخری مرتبہ 1998 میں آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آئی تھی. اب وہ پاکستان کے خلاف 3 ٹیسٹ, 3 ون ڈے, 1 T20 کھیلے گی. پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے 27 جنوری سے PSL شروع ہو رہی ہے, جو 1 مہینے تک جاری رہے گی. اس کے علاوہ ایشیا کپ ہو رہا ہے, آپ نے ورلڈ کپ T20 کی بات کی, اکتوبر میں آسٹریلیا میں ورلڈ کپ T20 ہو رہا ہے. اس کے علاوہ انگلینڈ کی ٹیم جو گزشتہ 15 برس سے پاکستان نہیں آئی, 2006 کے بعد سے وہ آئے گی. نیوزی لینڈ نے تو 2023 کا کہا ہے, اور 2 حصوں میں ان کا دورہ ہوگا. تو یہ ٹف ٹیمیں آئیں گی. یہ ٹیمیں اگر آئیں گی تو پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں اب بین الاقوامی کرکٹ بحال ہو گئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبدالرؤف صاحب کہ کیا یہ ٹیمیں اپنے مضبوط اسکواڈ کے ساتھ آئیں گی؟ کیا ان کے وہ تمام کھلاڑی آئیں گے کہ جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ ابھی نیوزی لینڈ جو سپٹمبر میں آ کر واپس چلی گئی, اس کی تقریباً B ٹیم تھی, ان کے ٹاپ کے کرکٹرز نہیں تھے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ بھی میک شیور کرنا ہوگا کہ جو ٹیمیں پاکستان کے دورے پر آ رہی ہیں وہ اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ آئیں, تاکہ شائقین کرکٹ کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے. یقیناً آپ نے صحیح کہا عبدالرؤف صاحب, یہ 2022 پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا چیلنجنگ سال ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی آنے والا سال کرکٹ ٹیم کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوگا. بٹ سر, آپ کو ہیپی نیو ایئر, اور اللہ کرے کہ آپ کا سال اور ہمارا سال اور ہمارے ویورز کا سال بہت اچھا گزرے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے لیے وقت نکالا. ویورز, ابھی شو میں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سال 2021 ہماری کرکٹ ٹیم کے لیے کیسا رہا, ہماری میڈیا انڈسٹری کے لیے کیسا رہا, کون کون سے لوگ ہم سے بچھڑے. اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عوام کی نظر میں سال 2021 کیسا تھا. تو اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں رخ کرنا چاہیے شہر قائد کا. کیا خیال ہے؟ پہلے کراچی چلتے ہیں. جی, کراچی چلتے ہیں, دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں. 2021 آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ بھی ہے. بہرحال یہ ہے کہ پچھلی جو بھی گورنمنٹ گئی ہے, حکومتیں گئی ہیں, ان سے بہت ہی برا رہا. باقی یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو وعدہ کیا تھا واقعی وہ پورا کیا. انہوں نے کہا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا.
अब हमें ये नहीं पता था कि वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। आने वाले साल बस यही कहेंगे कि अल्लाह ताला बेहतरी लाए, जो भी आए जैसा भी आए, अगर यही है तो अल्लाह ताला इसी को बेहतर काम करने की तौफीक दे। ये साल तो हमारे लिए आप कह सकते हैं कारोबार के लिए अच्छा नहीं था, आगे उम्मीद के साथ अच्छा आएगा। अच्छी बात ये थी कि अमन अमान का मसले बहुत अच्छे थे, लेकिन महंगाई ने आम की कमर तोड़ दी है। जी बहुत अच्छा रहा 2021, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह खैर करेगा। 2022 में अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को। साल तो बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल रहा, पूरी वर्ल्ड वाइड ही जो है बहुत ज़्यादा बीमारियों का इसमें रहा, तो इस वजह से वबाओं का साल रहा। बाकी अगर हम गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए तो ये साल काफ़ी स्टेबल रहा, माशाल्लाह जो है काफ़ी नए प्लान्स आए, ग्रीन लाइन बस का मंसूबा चला यहाँ कराची में, तो ओवरऑल जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी स्टेबल रही, तो ये साल माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा। स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अच्छा रहा। आने वाला यही है कि बस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी बनाए, बजट से ही पास हो, कराची शहर और पूरे प्रोविंस में जो है अच्छा काम हो। अच्छा भी गुजरा है, बुरा भी गुजरा है, महंगाई की वजह से तो बड़ा अजीब गुजरा है। ये साल बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह अगले साल भी बहुत अच्छे गुजरेंगे इंशाल्लाह। पढ़ाई का सिस्टम इस साल ऑनलाइन रहा है और बस इसलिए आगे दुआ है कि मतलब सारा जौन सा क्लासेस ऑनलाइन ना हो, वैसे ही रेगुलर हो और पढ़ाई भी अच्छी रहे। बहुत अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा है 2021 में बस, और साल यूँ ही गुजर गया। 2022 में बस ऐसी महंगाई होती रही जैसे 2021 में हुई है। मेरे लिए 2021 बहुत अच्छा गया। अच्छा जी, ये तो है कराची। हम चलते हैं इस्लामाबाद, वहाँ के लोग क्या कहते हैं 2021 के हवाले से, कैसा गुजरा है और अगले साल के लिए क्या उम्मीद है। इस्लामाबाद चलते हैं। 2021 थोड़ा सा बुरा रहा इस हवाले से कि एक तो कोरोना वायरस भी था, दूसरा महंगाई बहुत सारी हो गई खान साहब की हुकूमत में। अब उम्मीद ये है कि 4 साल चूँकि मुकम्मल होने जा रहे हैं तो 2022 थोड़ा सा बेहतर होगा। खान साहब भी थोड़ी सी महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल की कीमतें अच्छी थोड़ी कम हो जाएंगी और जो मुल्क है वो आगे थोड़ा सा खुशहाली की तरफ गामजन होगा। बहुत शुक्रिया अंकल। अच्छा गुजरा, मगर हमारे स्कूल बंद थे, फेवरेट टीचर से नहीं मिले, अपनी फ्रेंड्स से नहीं मिल सके, पढ़ाई ज़ाया होगी। मेरी उम्मीद है कि 2022 जो उसमें ना स्कूल बंद हो, मैं पढ़ूंगी, डॉक्टर बनूंगी। देखें जो गुजर गया वो तो गुजर गया है, लेकिन इतना अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि मुल्क की हालात बहुत ख़राब रहे हैं, कारोबारी हालात बहुत ख़राब रहे हैं, महंगाई अरूज पे थी, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम दुआ करते हैं अल्लाह करे चले, जो कुछ 21 में गुजर गया वो तो हमने बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन अब अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह के अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा हर बंदे को। और हमारी कोई दुआ है कि अल्लाह करे 2022 है वो हमारे लिए नेक तमन्ना, नेक ख्वाहिशात लेके आए और हमारे लिए आसानी लेके आए, सब अब पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए आसानी लेके आए। भाईजान 2021 तो ऐसा गुजरा है कि बहुत मुश्किल से, कारोबारी हालात बिल्कुल मंदे हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो 22 देखते हैं, अल्लाह पाक करे 22 अच्छा हो जाए, लेकिन 2021 बहुत मायूस कुन गुजरा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन हुकूमत की सतह पर बहुत मुश्किल गुजरा। महंगाई इतनी ज़्यादा हुई कि जितने हुकूमत ने दावे किए थे उसके बरक्स जो है वो 200%, 1000% चीज़ें महंगी हुई हैं। 2022 तो इसी उम्मीद पे है कि सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट जा रही है, तो अल्लाह करे चली जाए कि हमारी जान छूट जाए, इसी उम्मीद के साथ। जी 2021 तो बहुत ही बुरा गुजरा है। कोविड था, बच्चों के स्कूल बंद थे, हालात मुल्क के हालात तो हद से ज़्यादा ख़राब थे, महंगाई ने पागल करके रखा हुआ था। अब 2022 से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इलेक्शन हुआ, कोई अच्छा आया हुक्मरान तो अच्छा ही हुकूमत होगी, नहीं तो अगर आगे का कुछ कह नहीं सकते हम लोग। 2021 पे मुझे तो नहीं मज़ा आया, स्कूल ही बंद हो गए थे। अब 2022 का नहीं पता, मैं चाहती हूँ कि स्कूल खुल जाए, ना मैं अपने दोस्तों से मिली हूँ 2021 पे। 2022 में मैं ये चाहती हूँ स्कूल खुल जाए, और मैं अपने दोस्तों से मिलूँ और मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूँ। लोगों का साल कैसा रहा ये तो हमने जाना। सर मैं चाहूंगी जरा एक क्विकली मैसेज आप लोगों को दें 2022 के लिए। 2022 के लिए उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद के साथ रहना चाहिए और आदमी को अपने तौर पे हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि 2021 बहुत मुश्किल गुजरा है, महंगाई बहुत ज़्यादा थी और पॉलिसीज ऐसी हमारी कुछ नहीं थी जिससे फायदा को, लेकिन उम्मीद मतलब है, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इसी के साथ ही हम आज का शो एंड करते हैं। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हरमीत को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। सर आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आपसे मुलाकात होगी अगले साल विच इज मंडे। सो हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।